दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं और इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक है? यही थी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है? तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों, देखो एक अनाउंसमेंट और है आपके लिए। देखो, हमारा ना पावर पीवाईक्यू सीरीज़ भी चल रही है YouTube चैनल पे आपका, ठीक है? जिसके अंदर मैं आपको लास्ट 30 इयर्स की पीवाईक्यू कंप्लीट करवा रहा हूँ, ठीक है? जिसके अंदर मैं सिर्फ आपको यूपीएससी, सीएससी क्वेश्चंस ही नहीं, स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस भी, जैसे लाइक आपको यूपीपीएससी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एमपीपीएससी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इवन यूपीएससी 2 और एग्जाम कंडक्ट कराती है, सीएपीएफ और सीडीएस। तो इस सीरीज के अंदर इन दोनों एग्जाम के लास्ट 30 ईयर्स के मैं क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। और सिर्फ सोल्व नहीं करवा रहा दोस्तों, मैं आपको लॉजिकल माइंडसेट दे रहा हूँ, ठीक है? लॉजिकल माइंडसेट आपको डेवलप करवा रहा हूँ इस सीरीज के अंदर, जिससे आप प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाई कर पाओ। और देखो दोस्तों, क्या बेनिफिट्स है पावर पीवाईक्यू सीरीज के, तो मैंने यहाँ पर आपको लिख के दे दिया है, ठीक है? ये सारे बेनिफिट्स आपको इस सीरीज से मिलेंगे, ठीक है? आपको बेस्ट फॉर्म ऑफ रिवीजन है ये पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू तो दोस्तों करना ही होता है। टॉपर्स बोलते हैं आपको खुद ही कि मैंने 10 से 15 बार पीवाईक्यू करे थे, तब जाके कमांड आई थी मेरे टॉपिक्स के ऊपर। तो आप भाई इस सीरीज को एक बार फॉलो कर लोगे ना, तो ये 10 से 15 बार पीवाईक्यू करने के बराबर हो जाएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। और देखो दोस्तों, आपको पीडीएफ वगैरह ना ये टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, आप इस टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? और हमारे एक और सीरीज चलती है, ये पॉलिटी की कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, लक्ष्मीकांत की, जिसके अंदर मैंने आपको पूरी लक्ष्मीकांत याद करवाई है इजी ट्रिक्स के साथ, ठीक है? तो इसकी फैन फॉलोइंग तो अलग ही है, अलग लेवल की है, तो इसे तो जरूर वॉच कर लेना, आपको पूरी लक्ष्मीकांत पॉलिटी याद हो जाएगी दोस्तों, ठीक है? अब हम ना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, दोस्तों, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे साइमन कमीशन 1987, और दोस्तों इसके बाद नेहरू रिपोर्ट 1928 की, और उसके बाद दोस्तों आपका सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जो कि आपका 1930 में स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद दोस्तों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, जो कि आपके 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, ठीक है? 1, 2 एंड 3, ठीक है? दैट मीन्स कि तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को हम कंप्लीट करेंगे। और देखो दोस्तों, जो मेरे इस मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैं इस सीरीज के अंदर सब कुछ कंप्लीट करवा रहा हूँ और कुछ भी नहीं छोड़ रहा दोस्तों, ठीक है? सब कुछ कंप्लीट करवा रहा हूँ और कुछ भी नहीं छोड़ रहा। और इसके लिए मैं आपको हैंड रिटन नोट्स, माइंड मैप, ठीक है, टाइप नोट्स सब प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आपको जिस तरीके से समझ में आए ना, चाहे आपको टाइप नोट से समझ में आए टाइप नोट से समझो, आपको मेरे हैंड रिटन नोट से समझ में आ रहा है हैंड रिटन नोट से समझो, आपको माइंड मैप से समझ में आ रहा है आप माइंड मैप से समझो। लेकिन दोस्तों, हमारा अल्टीमेटम जो अल्टीमेट गोल है ना हमारा, ठीक है, हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो है हमारा प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही फुल प्रिपेयर्ड हो जाना, ठीक है? तो इस सीरीज के अंदर आप दोनों ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओगे, ठीक है? और मैं इसके कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, ठीक है? कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। जो भी एक बोर्ड है एग्जाम के लिए वो सब कंप्लीट होगा दोस्तों। और देखो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर टाइप नोट्स भी रखे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ मैं कुछ नहीं छोड़ रहा, जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब कंप्लीट हो रहा है। और मैं माइंड मैप भी प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को कंप्लीट किया था, ठीक है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कंप्लीट किया था और समझा भी था सब चीज, ठीक है? हम ऐसा नहीं है कोई टॉपिक ऐसा है जो बिना समझे में कंप्लीट करवा रहा हूँ आपको, ठीक है? दैट मीन्स कि मैं आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रहा हूँ इन सीरीज के अंदर। देखो दोस्तों, आपको अगर याद रखना है ना हिस्ट्री को, तो आपको क्रोनोलॉजिकल वे में पूरी हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है? तो मैं टाइम लाइन के साथ कवर करवा रहा हूँ सब कुछ, और साथ में दोस्तों मैं आपको ना इसे समझा भी रहा हूँ कि ये इवेंट हुआ क्यों। अगर आप ये समझते हो ना कि इवेंट क्यों हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, और इसको समझोगे, तो आपको पूरी मॉडर्न हिस्ट्री याद रहेगी दोस्तों, ठीक है? और साथ साथ में मैं स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है? अभी स्टोरी आप बस सुनते जाओ, बस स्टोरी को फॉलो करो मेरी, सुनते जाओ बस, ठीक है? अपने एयरफोन्स को लगाओ अपने कान के अंदर और सुनते जाओ, आपको पूरी मॉडर्न हिस्ट्री याद हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, ठीक है? ये झंझट ही खत्म हो जाएगी बार बार पढ़ने की, है ना? और देखो दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये सब कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो लास्ट वाले लेक्चर वीडियो नहीं देखी ना, तो जाकर देख लो। दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और स्वराज पार्टी क्यों बनी थी, ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब देखो दोस्तों, जब मैं स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इस टाइम पे ना कांग्रेस के अंदर ही 2 फैक्शन बन जाते हैं, एक नो चेंजर्स का और एक प्रो चेंजर्स का, ठीक है? प्रो चेंजर्स में आपको मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, विठल भाई पटेल और मदन मोहन मालवीय मिलेंगे। नो चेंजर्स के अंदर आपको मिलेंगे राजेंद्र प्रसाद जी, वल्लभ भाई पटेल, सी राजा गोपालचारी, ठीक है? जो कि ये बोल रहे हैं कि हमें गांधी लाइन के कंस्ट्रक्टिव वर्क को फॉलो करना है, वही काम करना है जो गांधी जी चाहते हैं कि भैया मास प्रोटेस्ट हो, ठीक है? तो हम इसके लिए बेस बनाने में काम करेंगे। लेकिन प्रो चेंजर्स का ये कहना है कि हम काउंसिल एंटरिंग करेंगे, ठीक है?
हम काउंसिल के अंदर एंट्री करेंगे, हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और काउंसिल में एंट्री करने के बाद हम काउंसिल के अंदर ही काम ऐसे करेंगे जिसकी वजह से हमें सेल्फ गवर्नमेंट मिल सके। ठीक है, तो ये काम था प्रो चेंजर्स का और ये काम था नो चेंजर्स का। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये टाइम आपका चल रहा है 1924 का। ठीक है, 1924 तक ये सब चीज़ें होती हैं, प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स ऐसे काम करना स्टार्ट कर देते हैं अपना अपना अपना। और 1925 के अंदर मैंने आपको बताया था सी आर दास की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो स्वराज पार्टी है थोड़ी ठंडी पड़ जाती है। ठीक है, और ये बताया था मैंने आपको कि स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस ही काम करती है। ठीक है, गांधी जी और सी आर दास जी के बीच में बातचीत हो जाती है। ठीक है, एक तरीके का ओरल पैक्ट बन जाता है इनके बीच में, है ना। अब देखो दोस्तों, अब टाइम आ रहा है कि साइमन कमीशन आएगा। ठीक है, 1927 के अंदर इंडिया के अंदर साइमन कमीशन आएगा। अभी साइमन कमीशन क्यों आएगा ये तो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या प्रोविजंस थे कि साइमन कमीशन आया। ठीक है, ये स्टेचुटरी कमीशन था, क्यों आया ये डिस्कस करेंगे। लेकिन आप देखो दोस्तों कि 1924 से लेके 1927 तक, ठीक है, पॉलिटिकली एक्टिविटीज ना ठंडी पड़ चुकी हैं। ठीक है, मैं यही बात बोलूँगा कि ठंडी पड़ चुकी हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे कोई मेजर पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो नहीं रही है, कोई मास प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर सब जने थक चुके हैं। ठीक है, 2 साल तक मूवमेंट चला था, लॉन्ग मूवमेंट चला था, नहीं है, और कुछ हासिल नहीं हुआ, चोरी चुरा इंसिडेंट के बाद वापसी लेना पड़ गया गांधी जी को। तो वो सब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था। अभी हमारा काम क्या है कि भैया मैं आपको टाइमलाइन के साथ सब कुछ समझा रहा हूँ ना, तो टाइमलाइन के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 1924 से लेके 1927 तक, ठीक है, देखा हो गया तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का वैक्यूम बन चुका है। ठीक है, इस टाइम ठंडा पड़ चुका है, जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, आईएनसी के, गांधी जी के, वो उस टाइम ठंडे पड़ चुके हैं। लेकिन ये अब रीस्टार्ट होता है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का रीस्टार्ट होता है, मास प्रोटेस्ट। ठीक है, जब साइमन कमीशन का अनाउंसमेंट होता है कि साइमन कमीशन आ रहा है इंडिया के अंदर। ठीक है, 1927 के अंदर। लेकिन साइमन कमीशन क्यों आया, ठीक है, और ये साइमन कमीशन है क्या, ठीक है, और ये साइमन कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, एक ये इंडियन स्टेचुटरी कमीशन था जिसके अंदर कोई इंडियन मेंबर नहीं था। ठीक है, तो इसके लिए इंडियन मेंबर का ना होना जिसकी वजह से कॉन्ट्रोवर्सी बन जाती है। ठीक, अब ये साइमन कमीशन इंडिया में क्यों आया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 आया था ना, आपको पढ़ाया था मैंने लास्ट वीडियो के अंदर। तो उसके अंदर एक क्लाउज डाला गया था, 10 ईयर रिव्यू क्लाउज। ठीक है, कि हर 10 साल के अंदर हम रिव्यू करेंगे कि हमारे जो एक्ट के अंदर, पिछले वाले जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके अंदर क्या खमियाँ रहेगी। ठीक है, जिसको हम पूरा कर सकते हैं अगले एक्ट के अंदर। ठीक है, क्या डिमांड्स हैं इंडियंस की और नेटिव्स की, जिसको हम फुलफिल करेंगे नेक्स्ट वाले एक्ट के अंदर। तो रिव्यू एक्ट था, तो रिव्यू के अंदर स्टेचुटरी कमीशन बनाया जाएगा, स्टेचुटरी मतलब बाय लॉ बनेगा, तो उसी लिए साइमन कमीशन गठित होता है। तो साइमन कमीशन जो गठित होता है, तो साइमन होते कौन है, तो ये साइमन जो है ना, स्टैनली जो साइमन होते हैं ना, इसके अंदर चेयरमैन होते हैं, इसलिए इसको साइमन कमीशन बोला जाता है। तो उसका पूरा नाम था सर जॉन साइमन। ठीक है, तो अपॉइंटेड एज चेयरमैन, तो उस कमेटी के चेयरमैन होते हैं, तो उसी के नाम पे कमीशन बन जाती है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो भी चेयरमैन होता है उसके नाम से कमीशन बन जाती है। अब देखो दोस्तों, ये जो कमीशन है ये क्या क्या चीज़ें कंसीडर रखेगा, तो ये कमीशन ये कंसीडर रखेगा कि अभी वर्ल्ड वॉर 1 हुई है। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 1 हुई है, तो राइजिंग प्राइस है, इन्फ्लेशन है कंट्री के अंदर। ठीक है, फूड की डिमांड है, लेकिन सप्लाई नहीं है, ये सब चीज़ें कंसीडर रखेगा। ठीक है, ग्रोइंग डिमांड फॉर सेल्फ रूल ये भी हो रहा है। ठीक है, अब देखो, ब्रिटिश कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी, ये भी ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस टाइम पे ब्रिटेन के अंदर कंजर्वेटिव गवर्नमेंट का शासन चल रहा था, और उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे स्टैनली बॉल्डविन। ठीक है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर, तो कंजर्वेटिव मेजोरिटी थी पार्लियामेंट के अंदर, है ना। तो इनको ना एक बात और ध्यान रखना आपको, ये कमीशन आना चाहिए था, देखो 10 साल का रिव्यू था ना, तो ये 1927 में आ गया एक्ट, दैट मीन्स कि 2 साल पहले ही आ गया एक्ट। और ये 2 साल पहले क्यों आया एक्ट, है ना, ये 2 साल पहले एक्ट क्यों आया, ये जरा क्वेश्चन आपको माइंड में आना चाहिए। तो रीजन क्या था दोस्तों, ये कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी ब्रिटेन के अंदर, और इलेक्शन होने थे ब्रिटेन में, तो वहाँ पर ये डर था कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को कि भैया लेबर पार्टी कहीं ना जीत जाए। देखिए, लेबर पार्टी अगर जीत जाएगी ब्रिटेन के अंदर, तो लेबर पार्टी बात कर रही थी इंडियंस के राइट्स का। ठीक है, इंडियंस को कि और राइट्स देंगे हम उनको, और फ्रीडम देंगे। तो उनको ये डर था कि अगर लेबर पार्टी अगर जीत जाती है ना, तो ये इंडियंस को ज़्यादा ही राइट्स दे देंगे, ज़्यादा ही रिफॉर्म्स कर देंगे, जिसकी वजह से जो है हमें नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं 2 साल पहले ही कमीशन को उठा लेता हूँ,
और जो ये रिकमेंडेशन देगी कमीशन उसके हिसाब से मैं इनको रिफॉर्म्स लेकर आऊँगा, जिसकी वजह से इनको थोड़े और राइट्स मिल जाएंगे। जैसे ये खुश हो जाएंगे तो ब्रिटेन के अंदर भी हमें जीतने के हमारे चांसेस बन जाएंगे। तो ये कंजर्वेटिव पार्टी का सोचना था, मतलब उनकी थिंकिंग थी, थॉट प्रोसेस था। तो कमीशन जो है अपॉइंट हो गया था 2 ईयर्स अर्ली, क्योंकि और इसके अंदर सारे ही वाइट पीपल थे, ठीक है। वाइट पीपल मतलब इस कमीशन के अंदर सारे ही अंग्रेज थे, एक भी इंडियन नहीं था, ऑल ब्रिटिश थे, ठीक है। टू रिव्यू इंडियन, ठीक है, जबकि इंडियन के लिए लो है तो सारे के सारे ब्रिटिश क्यों, है ना। तो इसका रीजन मैं अभी भी बताऊंगा आपको कि सारे ब्रिटिश क्यों रखे थे उन्होंने। पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन इंडिया, ठीक है, इस टाइम में पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी चल रहा है, आपको पता है भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला है 1920 से लेकर 1922 तक। हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी है वो उस टाइम पे वीकनिंग हो रही है। रीजन क्या है कि नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट साथ चला था, और गांधी जी के वजह से ये यूनिटी जो है हल्की सी ब्रेक होती है। रीजन क्या है, क्योंकि वो मूवमेंट को ले लेते हैं वापसी, और जब मूवमेंट को वापसी ले लेते हैं तो जो मुस्लिम हैं वो थोड़े खफा हो जाते हैं, कहते हैं भैया आपने तो धोखा दे दिया, है ना, आपने मूवमेंट वापसी ले लिया, और अभी खलीफा का जो हमारा इशू है वो रिजोल्व हुआ नहीं, है ना। और रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ जो है इंक्रीज हो गई हैं। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ और इंक्रीज इसलिए होंगी दोस्तों क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे ही इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, लोगों को खाने के लिए नहीं है, फेमन आ रहे हैं, ठीक है, भुखमरी से लोग मर रहे हैं, ठीक है। तो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगी, है ना। और लोग वागों का नेशनलिज्म भी बढ़ रहा है ना, नेशनलिज्म की भावना भी बढ़ रही है। तो कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो मास प्रोटेस्ट पे, ठीक है, नॉन वायलेंस पे विश्वास नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि भैया ना वायलेंस करना भी जरूरी है, ठीक है, इनको हथियार से भी डराना बहुत जरूरी है, तभी हमें आज़ादी मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर नीड बन रही थी कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप लिया जाए नेक्स्ट, ठीक है, जिसके अंदर जो इंडियंस के जो ग्रीवेंसेस हैं, जो सेल्फ गवर्नमेंट ग्रीवेंसेस है, उनको वो मिल जाए, ठीक है। तो असेसमेंट चल रही थी ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनोमी की, कि भाई प्रोविंस में ऑटोनोमी दे देते हैं इंडियंस को, है ना। फ्यूचर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर प्लानिंग की बातचीत चल रही थी इस टाइम पे, है ना, ब्रिटेन के अंदर। तो अब इस कमीशन के हम देख लेते हैं कि भाई मैंडेट क्या था, ठीक है, कंपोजिशन क्या था और मैंडेट क्या था इस कमीशन का। तो कोई इंडियन मेंबर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। 7 ब्रिटिश एमपीज थे इसके अंदर, इस कमीशन के अंदर 7 ब्रिटिश एमपीज थे, 0 इंडियंस थे, ठीक है। तो ये चीज शो कर रहा था कि वाइट्स मैन बर्डन एटीट्यूड। अब वाइट्स मैन बर्डन एटीट्यूड क्या है दोस्तों, तो भैया वाइट्स मैन बर्डन एटीट्यूड ये कहता है कि भैया इंडियंस आर नॉट सिविलाइज्ड, ये इनका कहना है, ठीक है, इंडियंस आर नॉट सिविलाइज्ड, और इंडियन को सिविलाइज करने का जो जिम्मेदारी है ना, वो किसके ऊपर है, तो वो वाइट्स मैन के ऊपर है, ठीक है। ये कह रहा था वाइट टेबल का। तो ये कह रहे थे कि भैया इंडियन को सिविलाइज करना किसका काम है, वाइट का, तो वाइट्स मैन बर्डन है ये, ठीक है। तो इसलिए कमीशन के अंदर कौन डालेंगे आप, कितने मतलब मेंबर्स कौन होंगे, तो सारे सारे वाइट पीपल होंगे, इंडियन नहीं होगा, क्योंकि इंडियन के हो तो खुद के ऊपर एडमिशन करना आता ही नहीं है, ठीक है। इनके जो भी ये फैसले लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट आता है ज़्यादा। ये अंग्रेजों का कह रहा था दोस्तों, ठीक है। आज के टाइम में सीनियरिटी ही अलग है, आपको पता है ना दोस्तों। तो रेशियल इंसल्ट दिख रहा था इंडियंस का यहाँ पर, ठीक है, कि आप रेशियली ये दिखाना चाह रहे हो कि इंडियंस आर वीक, ठीक है, इंडियंस एडमिशन नहीं कर सकते खुद के ऊपर, है ना। इंडियंस जो है इंडियंस के बीच में कन्फ्लिक्ट रहती है हमेशा, तो आप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करना चाह रहे हो, ठीक है, मतलब अंग्रेज करना चाह रहे हैं यहाँ पर। टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखो दोस्तों, तो रिव्यू था, ठीक है, ये कमीशन आया था कि ये रिव्यू करेगा 1919 के एक्ट को, है ना, और रिकमेंड करेगा नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स को, है ना, ताकि क्या एक्सटेंड करा जाए, क्या मॉडिफाई करा जाए और क्या रिप्लेस करा जाए, ठीक है। और ये रिप्लेस भी करता है, डायर की जो प्रोविंस में आ गई थी उसको सेंट्रल में करने का रिकमेंड करता है, ठीक। प्री मेच्योर अपॉइंटमेंट था, ठीक है, 1929 में आना चाहिए था ये, लेकिन 1927 में आया था, ठीक है। रीजन क्या था, तो कंजर्वेटिव पॉलिटिकल कैलकुलेशन थी कि वो चाहते नहीं थे कि लेबर गवर्नमेंट जो है फॉर्म्ड हो जाए ब्रिटेन के अंदर। सारे के सारे ब्रिटिश मेंबर्स थे, ठीक है। अब इनके मेंबर्स भी आपको कुछ याद रखने चाहिए दोस्तों, पीछे से एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे कि चेयरमैन का तो आपको याद रहेगा सर जॉन साइमन, और ध्यान रखना इसमें क्लेमेंट एटली भी था जो फ्यूचर पीएम भी बनता है ब्रिटेन का, ठीक है। और स्टीवन वॉल्स, वेनन हेडसॉन, ठीक है, एडवर्ड कैडन, ठीक है, जॉर्ज लेन फॉक्स, ये सब साइमन कमीशन का वर्क क्या था, तो एक्सटेंसिव टूर करना अक्रॉस इंडिया, ठीक है, ऑफिशियल से मिलना, ठीक है, किसी पॉलिटिकल लीडर से नहीं मिलना, ठीक है, और 2 ईयर स्टडी पीरियड दिया इनको, ठीक है, 2 साल का पढ़ाया, देखो कि भैया क्या रिव्यू करना चाहिए, है ना, क्या चेंजेस आना चाहिए। मेथोडोलॉजी क्या थी इनकी, तो प्रोविंस वाइज डिटेल स्टडी करेंगे, ये क्वेश्चनेयर देंगे ऑफिसर्स को, ठीक है,
और उनसे फीडबैक लेंगे। लिमिटेड पब्लिक इंटरेक्शन रखना है, पब्लिक से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करना है। मतलब पब्लिक से ज़्यादा तुम इंटरेक्शन ही नहीं करोगे तो उनके ग्रीवेंसेस को कैसे देखोगे आप? अब इसी टाइम पे क्या होता है दोस्तों, देखो नेहरू रिपोर्ट में अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट माइंड मैप के अंदर नेहरू रिपोर्ट में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पर देखो दोस्तों, होता क्या है, ब्रिकेन हेड होता है, ब्रिकेन हेड इस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, ठीक है, इंडिया का ब्रिकेन हेड। तो ब्रिकेन हेड ना इसी टाइम पे जब हम डिमांड कर रहे होते हैं कि भाई साइमन कमीशन के अंदर इंडियन मेंबर्स क्यों नहीं है, इंडियन मेंबर्स होना चाहिए, तो ब्रिकेन हेड बोलता है कि भैया तुम इंडियंस बस बोलते हो, कर तो कुछ पाओगे नहीं, है ना। अगर तुम्हारे बस की है तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना के लाओ हमें जिसमें सब इंडियंस एग्रीड हो। तो जो नेहरू जी हैं, मोतीलाल नेहरू, वो इस चैनल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मोतीलाल नेहरू मतलब आईएनसी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है, और कहती है ठीक है हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो इंडियन रिस्पॉन्स में, ठीक है, साइमन कमीशन के जो हम नेहरू रिपोर्ट के अंदर वैसे ध्यान रखना, डोमिनेंट स्टेटस की बात करी गई थी, डिमांड जो उठाई गई थी डोमिनेंट स्टेटस की बात करी गई थी। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस बोल रहे थे कि हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है, इस टाइम पे। अभी मैं आपको नेहरू रिपोर्ट में पूरा एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों, ठीक है। अभी ये बस टाइम लाइन के साथ मैं आपको थोड़ा चलाना चाह रहा हूँ। तो इस टाइम पे आपको पता भी होगा कि पॉपुलर प्रोटेस्ट चल रहा था, ठीक है, साइमन कमीशन के खिलाफ में। जैसे लाला लाजपत राय जी का इस टाइम पे मृत्यु हो जाती है। रीजन क्या था कि लाला लाजपत राय जी प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, लाहौर के अंदर, ठीक है। तो लाहौर में प्रोटेस्ट चल रहे थे 1988 के अंदर, और लाला लाजपत राय जी के ऊपर जो है लाठीचार्ज हो जाती है पुलिस के द्वारा, जिसकी वजह से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा चोटें लग जाती है इनको, और इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और लेकिन लाला लाजपत राय जी बोल के जाते एक बात कि एवरी ब्लो ऑन मी विल प्रूव अ नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। और एक बात और दोस्तों, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो दिसंबर 1928 के अंदर भगत सिंह एंड इनके कलीग जो है लाला लाजपत राय जी का डेथ का बदला भी लेते हैं, ठीक है। और इस टाइम पे नेशन वाइड जो है प्रोटेस्ट चल रहा होता है, ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेट कराया जाता है और बोला जाता है कि साइमन गो बैक, ठीक है, कि साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है। हाँ, साइमन कमीशन का बाइकआउट जो है होता है, ठीक है, सारे पार्टीज बाइकआउट करती हैं साइमन कमीशन का, ठीक है। मद्रास सेशन होता है 1987 के अंदर, ठीक है, उसमें रेजोल्यूशन पास होता है कि गो बैक साइमन, है ना, प्रोटेस्ट जो होगा पूरे नेशन वाइड में, और इसका प्रोटेस्ट करेंगे। ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। गांधी जी का स्ट्रेटेजी क्या है, तो सपोर्ट करना, कंप्लीट बाइकआउट, पीसफुल बट फ्रॉम रेसिस्टेंस, यूनाइटेड डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स, ठीक है, जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं उनको यूनाइट करो और एक साथ प्रोटेस्ट करो साइमन कमीशन के, क्योंकि इसके अंदर एक भी इंडियन मेंबर नहीं है। तो जब इंडियन मेंबर ही नहीं होगा तो इंडियन के ग्रीवेंसेस को कैसे सोल्व करेगा, ठीक है। और ब्रिटिश का ये कहना था कि भैया अगर हम इसके अंदर एक इंडियन मेंबर भी डाल दें ना, ठीक है, एक इंडियन मेंबर भी डाल दें, जैसे कि अगर हम डाल देते हैं हिंदूज में से, तो फिर मुस्लिम बोलेंगे कि भाई हमारा क्यों नहीं है मेंबर, ठीक है। अब एक दूसरा मेंबर पहले हम मुस्लिम से डाल देते हैं, तीसरा बोलेगा फिर सिख्स क्यों नहीं है, ठीक है। फिर ये अंग्रेजों का कहना था दोस्तों। अगर चौथा मेंबर सिख को, तीसरा मेंबर सिख का डाल देते हैं, हाँ, चौथा हम डाल देते हैं वुमेन को, ठीक है। फिर पांचवा ये बोलेगा कि इसके अंदर जैन बुद्धिज्म क्यों नहीं है, ठीक है, डिप्रेस क्लासेस क्यों नहीं है। तो ऐसे में कंफ्लिक्ट बनती रहेंगी, ये अंग्रेजों का कहना था, ठीक है, कि तुम कोई एग्रेड कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं सकते थे। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन तो होना ही चाहिए, डिफरेंट लोगों का रिप्रेजेंटेशन तो होना ही चाहिए। और देखो कॉन्सेंसस बनते हैं, एक साथ जब बैठते हैं ना टेबल पे तो कॉन्सेंसस भी बनते हैं। हमारा ये भारत चल रहा ही नहीं चल रहा भाई, 22 लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज 22 है, ठीक है। तो लैंग्वेज से देखोगे तो 22 तरह के लोग हमारे यहाँ मिल जाएंगे आपको, ठीक है। कल्चर डिफरेंट है, रिलीजन भी डिफरेंट है, हमारे यहाँ मिल जाएंगे आपको। तो सारे मिलकर रहने ही नहीं रहे, एक कॉन्स्टिट्यूशन है ना सबके लिए बराबर, है, तो बुरा नहीं मना। तो वो बात तो अंग्रेजों की कहनी थी, अब उनको हमने अपोजिट करके दिखा दिया है ना। अब एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर डिवाइडेड रिस्पॉन्स भी आता है। कैसे, देखो साइमन कमीशन का सब बाइकआउट नहीं करते, कुछ जने हैं जो बाइकआउट नहीं करते, जैसे कि जिना फैक्शन तो बाइकआउट करता है, लेकिन सफ़ी अली फैक्शन जो है कोऑपरेट करता है इसका साइमन कमीशन। तो मुस्लिम लीग के अंदर यहाँ पर आपको स्प्लिट देखने को मिलेगा टेम्परली, है ना। दिल्ली प्रपोजल आता है 1927 के अंदर, ठीक है। दिल्ली प्रपोजल के अंदर कौन होते हैं, तो मुस्लिम लीडर्स होते हैं, प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स, ठीक है, जो कि ये कहते हैं कि भैया देखो साइमन कमीशन आ गया, अब इस कमीशन से क्या बात करनी है, इस कमीशन से क्या चीज़ हमें डिमांड करनी है, उसके लिए हम पहले एक प्रपोजल देते हैं आपको कांग्रेस वालों, ठीक है, मतलब आईएनसी को ये प्रपोजल देते हैं कि अगर आप इसको सहमत कर लेते हो तो हम आपका साथ देंगे, ठीक है। ये मुस्लिम लीडर्स बोलते हैं किसको, आईएनसी को। तो मुस्लिम
डिमांड्स फॉर कोऑपरेशन, ठीक है, सेपरेट इलेक्ट्रोड कंटिन्यू रहना चाहिए, ये इनका कहना था, ठीक है, दिल्ली प्रपोजल के अंदर, और वेटेज मिलने चाहिए मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस के अंदर मुस्लिम्स को, है ना। हिंदू महासभा क्या कह रहा था कि इनिशियली ये कोऑपरेट करते हैं, ठीक है, किसका, साइमन कमीशन का, देन बाइकआउट करते हैं, ठीक है। अब हिंदू महासभा के अंदर मोस्ट प्रोमिनेंट कौन है, तो मदन मोहन मालवीय हैं, ये ध्यान रखना। और ये डिमांड करते हैं हिंदू राइट्स के, ठीक है, प्रोटेक्शन के, हिंदू राइट के प्रोटेक्शन के डिमांड करते हैं। ऑफिशियल पोजीशन देखोगे तो कंटिन्यूड कमीशन वर्क, ठीक है, कमीशन जो है अपना काम करती है, ठीक है, ये प्रोटेस्ट वगैरह में ध्यान नहीं रखती है, इग्नोर करती है इंडियन प्रोटेस्ट को, और कॉलोनियल एरोगेंस डिस्प्लेस करती है, ठीक है, कि हम तुम्हारे सुनने वाले ही नहीं हैं, इंडियंस के सुनने वाले ही नहीं हैं। और कमीशन फाइंडिंग करती है क्या, 1930 के अंदर 2 वॉल्यूम ये प्रिंट मतलब पब्लिश करती हैं, ठीक है, रिकमेंड करते हैं कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को, और रिजेक्ट करते हैं रिस्पॉन्सिबल सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, सेंट्रल के अंदर कोई भी इंडियन को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं मिलेगी, प्रोविंसेस के अंदर मिल जाएगी, ये रिकमेंड करता है साइमन कमीशन। इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म देखोगे तो लिबरल ब्रिटिश क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा आपको। इंटरनेशनल प्रेस कवरेज यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, प्रेस कवरेज हो रही है कि भैया एक भी इंडियन मेंबर नहीं है इसके अंदर, एक्सपोज करते हैं ब्रिटिश रेशियल एटीट्यूड को, ठीक है, इस टाइप पे इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा इन साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन रिकमेंड्स हो गया करती है, तो एबोलिशन करती है, कहती है भैया डायग्राफी को एबोलिश कर दो प्रोविंसेस से, और स्टेब्लिश करो फेडरेशन को, और कंटिन्यूएशन करो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स का, मतलब सेपरेट इलेक्ट्रोड और जनों को भी दो, जैसे डिप्रेस क्लासेस को, और कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मत देना सेंटर पे, ठीक है, तो यहीं से इंडियंस जो है नाराज हो जाते हैं। एक्सटेंशन करो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का, ठीक है, प्रोविंस के अंदर ऑटोनॉमी देना स्टार्ट कर दो इंडियंस को। तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस आपको क्या देखने को मिलेगा इस टाइम पे, तो मेजर टर्निंग पॉइंट है इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, लेकिन ये यूनाइटेड करता है इंडियन अक्रॉस रिलीजियस जो डिवीजन होता है उसको ये यूनाइट करता है, और एक्सपोज करता है ब्रिटिश रेशियल एरोगेंस को, और यही कैटलिस्ट बनता है फॉर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स का। कॉन्सिक्वेंसेस देखोगे तो लाहौर सेशन होता है 1929 के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइड करते हैं एज अ प्रेसिडेंट, और ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन पास करा देते हैं, ठीक है, इसलिए ये जो है इंपॉर्टेंट भी है सेशन, ठीक है, लाहौर सेशन, इस पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। और दोस्तों इसके बाद गांधी जी भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं 1930 के अंदर, जो पहले 11 डिमांड्स की बात करते हैं किससे, इरविन से, ये अभी हम आगे आएंगे, है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जब पढ़ेंगे तो। और इसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं 1930 से लेके 1932 तक चलते हैं, ये 2 साल तक, ठीक है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलते हैं। और उसके बाद हमारा आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, है ना, और इसको भी हम पढ़ेंगे, पूरी डिटेल के अंदर समझाऊंगा, याद भी कराऊंगा, ठीक है। तो लीगेसी और इम्पैक्ट देखोगे दोस्तों, तो ये स्ट्रेंथन करता है इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट को, और लेड करता है पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को, ठीक है, 1929 के अंदर लाहौर सेशन के अंदर, और इन्फ्लुएंस करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को, और एक्सपोज करता है लिमिटेशंस ऑफ द ब्रिटिश रिफॉर्म्स को। अब देखो दोस्तों, इस माइंड मैप से, इस पूरे माइंड मैप से आपका साइमन कमीशन का पूरा पीरियड, ठीक है, उस टाइम का पूरा टाइम लाइन आपको समझ में आ गया, ठीक है, और आपने पूरा पढ़ भी लिया दोस्तों बिना कुछ छोड़े, ठीक है, पूरा। देखो अगर आप इसे स्पेक्ट्रम से पढ़ने जाते हैं ना दोस्तों, तो 10 से 15 पेज पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, ये एक ही पेज के अंदर है, और पूरी समरी डाल रखी है ना, कुछ भी नहीं छोड़ा, तो एग्जाम के लिए तो आपने सब कुछ पढ़ लिया दोस्तों, ठीक है, और आपको ये समझ में भी आएगा, इस माइंड मैप से आपको सब कुछ समझ में भी आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये है मेरा पर्पस माइंड मैप बनाने का, है ना। और ये देखो माइंड को भी फ्रेशनेस देता है, अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे ना, लिंक करके पढ़ोगे किसी चीज़ को, तो आपको चीज़ें याद भी होती है दोस्तों, ठीक है, समझ में आने के साथ साथ याद भी होता है ना। क्रोनोलॉजी बनती है माइंड के अंदर, और जब क्रोनोलॉजी बनती है ना माइंड के अंदर, टाइमलाइन बनती है, तो वो चीज़ें आपको याद रहती है दोस्तों, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928 को, है ना। अब देखो मैं आपको ना एक चीज़ और दिखाता हूँ, एक जादू और दिखाता हूँ, मैं आपको ना अभी यही चीज़ साइमन कमीशन को हैंड रिटन नोट्स के अंदर दिखाता हूँ आपको समझाकर, ठीक है, पढ़ाता हूँ, ठीक है, समराइज कर लेता हूँ अभी 1 मिनट के अंदर। अच्छा दोस्तों, मैंने अभी आपको साइमन कमीशन माइंड मैप के थ्रू ना पढ़ा दिया, है ना, समझा भी दिया, पढ़ा भी दिया। अब हम ना साइमन कमीशन से ही अब हैंड रिटन नोट्स से मैं आपको पूरा रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। और देखना दोस्तों, मैं भी आपको कुछ मिनट्स के अंदर ही ना ये पूरा टाइमलाइन आपको रिवाइज करा दूंगा, है ना। तो इसलिए ये फायदा है हैंड रिटन नोट्स का मेरे, और फिर माइंड मैप से आपका कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है, पूरी टाइमलाइन रिकॉल होगी, है ना, और याद भी हो जाएगी। तो माइंड मैप भी आऊँगा दोबारा वापसी में, पहले हैंड रिटन नोट से पूरी टाइमलाइन समझ लो, ठीक है। देखो अभी मैंने आपको साइमन कमीशन पढ़ाया था, जो अनाउंस हो गया था नवंबर 1927 के अंदर।
अभी साइमन कमीशन आप इसको इंडियन स्टेचुटरी कमीशन भी बोल सकते हो, इंडियन स्टेचुटरी कमीशन भी बोल सकते हो। और इसके अंदर 7 मेंबर्स थे और 7 के 7 वाइट पीपल्स थे, ठीक है, एक भी इंडियन नहीं था। इसके अंदर जो चेयरमैन थे वो था सर जॉन साइमन, तो उनके नाम से ही साइमन कमीशन बन जाता है। और ये लिबरल पार्टी से थे, ये भी ध्यान रखना। क्लेमेंट एटली ये लेबर पार्टी से थे और यही क्लेमेंट एटली बाद में पीएम भी बनते हैं ब्रिटेन के, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो ये लेबर पार्टी से थे। हाँ, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका साइमन कमीशन के अंदर लेबर लिबरल दोनों ही मेंबर्स के जो दोनों ही एमपीज जो थे, दोनों ही पार्टीज के जो एमपीज थे वो इस कमीशन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब ये कमीशन आई क्यों थी, तो बता अभी मैंने आपको पढ़ाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के एक्ट के अंदर प्रोविजन था कि 10 ईयर्स का रिव्यू होना चाहिए, उसके लिए कमीशन बनेगी, ठीक है, इंडियन स्टेचुटरी कमीशन बननी चाहिए। हाँ, इसको अपोज किया था सबने ही अपोज किया था, ठीक है, साइमन कमीशन का, क्योंकि इसके अंदर कोई इंडियन नहीं था, ठीक है। और इस टाइम पे ध्यान रखना इरविन इसमें वॉइस रहता है इंडिया का, है ना। तो इंडियन इरविन, ये ना कि इंडियंस ना रखो, ये बात किसने बोली थी, ये इरविन नहीं बोली थी। इरविन नहीं बोला था कि भाई देखो अगर आप कोई इंडियन को डाल लोगे ना इस कमीशन के अंदर तो ये कमीशन कभी वर्क कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये सब कमीशन ये इरविन नहीं बोला था, जो मैंने आपको माइंड मैप के अंदर पढ़ाया था कि वाइट्स मेन बर्डन है कि इंडियन को सिविलाइज करने का, ये वाइट के ऊपर है ना। तो इसको हम वाइट कमीशन नहीं बोल सकते पूरा। और इसमें ही ध्यान रखना लॉर्ड ब्रिकन हैंड, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है किसका, इंडिया का, ठीक है, जो कि लंदन में बैठा हुआ है लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना हुआ है इंडिया का। और इसी ने ही चैलेंज दिया था कि भैया मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, अगर आप इंडियंस खुद का एक यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, ठीक है, सहमति वाला कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो जिसके अंदर सबकी सहमति हो, ठीक है, तो मेरे को दिखा दो बनाकर, है ना। तो वही चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं आईएनसी वाले। अब लेकिन भैया साइमन कमीशन का सबने ही बाइकआउट नहीं किया था, कुछ पार्टीज हैं जिन्होंने बाइकआउट नहीं किया था, जैसे जस्टिस पार्टी। अभी जस्टिस पार्टीज का ध्यान रखना दोस्तों, जस्टिस पार्टीज नॉन ब्राह्मणिकल पार्टी है, नॉन ब्राह्मणिकल, ठीक है, इसके अंदर ब्राह्मण्स डोमिनेट नहीं करते इस पार्टी के अंदर। यूनियनिस्ट पार्टी ने भी बाइकआउट नहीं किया था, और ध्यान रखना अम्बेडकर जी ने भी बाइकआउट नहीं किया था, क्योंकि अम्बेडकर जी को चाहिए था दलित या डिप्रेस क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, और सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात तो साइमन कमीशन कर ही रहा था, है ना। और मोहम्मद अली फैक्शन ने भी, जो मुस्लिम लीग के अंदर था, उसने भी इसका बाइकआउट नहीं किया था दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको दिल्ली प्रपोजल पढ़ाया था, दिल्ली प्रपोजल क्यों आया था भैया, देखो साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन अब काम करना स्टार्ट कर रहा है, रिव्यू करना स्टार्ट कर रहा है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड की बात कर रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड के अंदर क्या डिमांड्स होंगी मुस्लिम लीग की, ये भी तो आना चाहिए ना, मुस्लिम मेंबर्स की क्या डिमांड होनी चाहिए, ये भी तो रिप्रेजेंट होना चाहिए ना। और ये एक साथ हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो दिल्ली प्रपोजल आया, ठीक है, ये ध्यान रखना, दिल्ली प्रपोजल, इसमें प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स हैं जो आईएनसी से बोलेंगे भैया देखो ये हमारी डिमांड है, अगर आप इससे सहमत कर लेते हो ना तो हम आपके साथ साथ काम करेंगे, हम आपके साथ साथ आवाज़ उठाएंगे, है ना, डिमांड्स की। तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट दे दो, ठीक है, विद रिजर्वेशन मुस्लिम्स को, और 1/3 मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन दे दो, इसमें सीएलए के अंदर, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। अब रिजर्वेशन दे दो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जैसे कि पंजाब और बंगाल में, देखो पंजाब और बंगाल में वैसे भी मुस्लिम जो है मेजोरिटी के अंदर है, माइनॉरिटी के अंदर नहीं, मेजोरिटी में है, और उनको मेजोरिटी वाले प्रोविंस के अंदर भी रिजर्वेशन चाहिए था, ठीक है। और क्रिएट कर दो 2 न्यू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस को, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध को। ये थी दिल्ली प्रपोजल, ठीक है, जो मुस्लिम लीडर्स ने दिया था कांग्रेस को, ठीक है। सो दोस्तों, दिसंबर 1927 के अंदर आईएनसी का सेशन होता है मद्रास में, ठीक है, जिसके अंदर प्रेसिडेंट बनते हैं एम ए अंसारी। और इस सेशन के अंदर बाइकआउट रेजोल्यूशन पास होता है साइमन कमीशन का, कि भैया साइमन कमीशन का हमें बाइकआउट करना है, इसके खिलाफ हमें प्रोटेस्ट स्टार्ट करना है। और यहीं पे ना दिल्ली प्रपोजल, जो मुस्लिम लीडर्स का दिल्ली प्रपोजल था, वो एक्सेप्ट कर लेती है कांग्रेस, ठीक है। और देखो दोस्तों, इसी सेशन के अंदर 1927 के सेशन के अंदर ही जवाहरलाल नेहरू ना एक स्नैप रेजोल्यूशन लेकर आते हैं। स्नैप रेजोल्यूशन मतलब फास्ट वाला, तुरंत वाला, ठीक है, तुरंत, है ना। तो एक जल्दी से ही एक रेजोल्यूशन पास कराने की कोशिश करते हैं कौन, जवाहरलाल नेहरू, और ये पास भी कराए थे, ठीक है। और ये रेजोल्यूशन कौन सा था, तो ये था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, कि भैया आईएनसी का गोल होगा, अल्टीमेट गोल होगा कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमें, ठीक है, फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर। लेकिन लेटर बाद में ये विड्रॉन हो जाता है, ठीक है। अभी विड्रॉन कराने वाले कौन थे,
वो यही मोतीलाल नेहरू जैसे मेंबर्स है ना, कि देखो इतनी मुश्किल से हमने डोमिनेंट स्टेटस के ऊपर सारे के सारे जितनी पार्टीज वाले जो है डोमिनेंट स्टेटस के ऊपर हमने कॉन्सेंसस बिठा लिए कि ये डोमिनेंट स्टेटस हमारा गोल होगा। अब आप कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग कर ना क्या कर दोगे, फैक्शन ले आओगे कांग्रेस के अंदर ही, तो डोमिनेंट स्टेटस ही रहने दो, जब तक हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं मिल जाता हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांगेंगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और जो रिवोल्यूशनरीज थे वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड उठा रहे थे। अब कहते हैं कि अब टाइम चला गया भाई डोमिनेंट स्टेटस का, डोमिनेट स्टेटस तो हम 1905 से ही मांग रहे हैं, ठीक है, अब वो चला गया टाइम, अब तो भैया 1927 है, अब हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और देखो तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस जब मांगोगे ना तब जाके आपको डोमिनेंट स्टेटस ये गवर्नमेंट देगी, ठीक है, ऐसे आपको ये डोमिनेंट स्टेटस नहीं देने वाली जब तक आप कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांगोगे। और ये बात बिल्कुल ठीक थी जवाहरलाल नेहरू की भी और सुभाष चंद्र बोस की भी, और जो रिवोल्यूशनरीज थे उनकी भी, जैसे कि आपको भगत सिंह बोल रहे थे उस टाइम पे कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज, है ना। अब फेब 1928 के अंदर साइमन कमीशन लैंड करता है बॉम्बे में, ठीक है, ध्यान रखना साइमन कमीशन 2 बार आता है इंडिया के अंदर, अक्टूबर 1928 में भी आता है फिर, है ना। तो जब ये अक्टूबर 1928 के अंदर आता है साइमन कमीशन वापस, तो स्ट्राइक्स होती है ऑल ओवर इंडिया, हड़ताल चलते हैं, ठीक है, साइमन गो बैक के नारे बोले जाते हैं, ठीक है। लाहौर के अंदर लाला लाजपत राय जी प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं साइमन कमीशन का, और यहीं पे ही लाहौर के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है, लाहौर के अंदर इनके ऊपर लाठीचार्ज होती है, ठीक है, तो लाहौर कंस्पिरेसी केस बोलते हैं इसको, है ना। और लखनऊ के अंदर कौन लीड कर रहा था साइमन गो बैक का जो प्रोटेस्ट है, ये भी बंद कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों जब मैंने बताया था आपको कि ब्रेकन हेड का चैलेंज आता है और उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है, तो 29 पार्टीज थी इंडिया के अंदर जो कॉन्फ्रेंस बनाती है एक, ठीक, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बनाती है फेब 1928 के अंदर, जिसको चेयर करते हैं एम ए अंसारी ही, ठीक है। अब ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है इसी के अंदर, जितनी भी पार्टीज है ना एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाते हैं, ठीक है, और ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर मोतीलाल नेहरू को चेयरमैन बना देते हैं और जवाहरलाल नेहरू को जनरल सेक्रेटरी, ठीक है। तो बाप और बेटे दोनों आगे हैं इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर। तो यहीं से नेहरू रिपोर्ट आती है इस ड्राफ्टिंग कमेटी से, और ठीक है कि भैया हमारी क्या डिमांड्स हैं, ठीक है, फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, और हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा इस नेहरू रिपोर्ट के अंदर ही बात बताई जाती है, ठीक है। तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के अंदर होती है जो कलकत्ता में होता है, ठीक है, 1908 के अंदर। तो इसके अंदर सारे के सारे पार्टी वाले इस बात पे सहमति कर लेते हैं कि हमें डोमिनेंट स्टेटस चाहिए। लेकिन डोमिनेंट स्टेटस के खिलाफ थे कौन, बोस और नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये बात कर रहे थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस बोलो, ठीक है। जब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं चलती तो ये अपने लिए मतलब जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए ये इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग भी बना लेते हैं, है ना, बोस और नेहरू मिलकर, ठीक है। जब बोस और नेहरू ये भी बोलते हैं कि भैया नहीं कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करो, तो मोतीलाल नेहरू कहते हैं ठीक है मैं अल्टीमेटम दूंगा 1 ईयर का अंग्रेजों को, ठीक है, कि भैया 1 ईयर में ये नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लो, अदरवाइज हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगेंगे, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट के अंदर ही ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स की बात करी जाती है विद रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज, और यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज की बात करी जाती है। फोर्थ, बाइकैमरलिज्म की बात करी जाती है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होना चाहिए और सेनेट भी होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स की भी बात होती है और लिंग्विस्टिक स्टेट्स की भी होती है। देखो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है कि नेहरू रिपोर्ट के अंदर फंडामेंटल राइट की बात हुई थी, लिंग्विस्टिक स्टेट्स की बात हुई थी, यस हुई थी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स की बात हुई थी विद रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज, हाँ जी हुई थी। यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज की बात हुई थी, हाँ जी हुई थी, ठीक है। अब लेकिन इसको, ठीक है, अपोज करता है कौन, ठीक है, ये नेहरू रिपोर्ट को अपोज करता है तो जिन्ना करते हैं, ये ध्यान रखना, ये मोहम्मद अली जिन्ना इसको अपोज करता है। और मार्च 29 के अंदर, मार्च 29 के अंदर ये बोलता है कि भाई मेरे पास है 14 पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, 14 पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, इस तरीके से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से डिवीजन होना चाहिए। तो यही से 14 पॉइंट फॉर्मूले से ही 2 नेशन थ्योरी जो है ड्राइव होती है जिन्ना की, ठीक है। चलो दोस्तों आपको ना साइमन कमीशन का रिकमेंडेशन भी पता होना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन पीसीएस और आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि साइमन कमीशन 2 बार इंडिया में आया, और ये भी पता है कि आईएनसी ने बाइकआउट भी करा इसका, ठीक है, खूब स्ट्राइक चले, हड़ताल चले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है, साइमन कमीशन वापस नहीं गया, ठीक है। तो इसके रिकमेंडेशन क्या थे, तो इनके रिकमेंडेशन में आपको पता चलेगा कि भैया कि ये कोई डोमिनेंट स्टेटस देने वाले नहीं थे इंडियंस को, ठीक है, तो नो डोमिनेंट स्टेटस देने वाले नहीं थे, जो कि
नेहरू रिपोर्ट में बोला गया था कि इंडियंस के लिए डोमिनेट स्टेटस लेकर आओ। अभी डोमिनेट स्टेटस क्या होता है, तो इंडियन डोमिनेट करे गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के अंदर इंडियंस डोमिनेट करे, ठीक है, तो वो हो गया डोमिनेट स्टेटस। लेकिन नहीं मिलेगा, ये साफ जाहिर कर दिया इस कमीशन ने। और इसने बोला कि भैया एबोलिश कर दी जाए प्रोविंसेस के अंदर डायर की, जो 1919 के एक्ट के अंदर डायर की इंट्रोड्यूस हुई थी प्रोविंस के अंदर, ठीक है, दो सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड, उसको कर दिया जाए एबोलिस्ट, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस के अंदर बनाई जाए, ठीक है, ये चीज़ इंट्रोड्यूस करने लगे, भैया इंट्रोड्यूस करो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन दी प्रोविंसेस। और कोई पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, इंडियंस के लिए कोई पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया जाए, ठीक है, सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करे, ऐसा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया जाए जैसा कि अब है। और सेपरेट कम्युनल इलेक्ट्रोड्स हों, ठीक है, जैसे कि पहले भैया 1909 के एक्ट के अंदर मुस्लिम को सेपरेट इलेक्ट्रोड दे दिया गया, इसी तरीके से और इसको एक्सटेंड करा जाए और भी कम्युनिटीज़ के लिए, जैसे कि डिप्रेस क्लासेस के लिए, ठीक है। अब सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर टू डिप्रेस क्लासेस, इसने स्वयं कमीशन ने मना कर दिया था, लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, सेपरेट कम्युनल इलेक्ट्रोड्स को इसने बोला कि हाँ होना चाहिए ये, ठीक है, ये एबोलिश नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, इन दोनों में फर्क है। इसने डिप्रेस क्लासेस के लिए मना करा है, लेकिन इसने बोला कि सेपरेट कम्युनल इलेक्ट्रोड्स होने चाहिए, जैसे मुस्लिम्स के लिए, ठीक है, इस तरीके से होने चाहिए। अब इसने बोला कि सेपरेशन कर दो परमा को फ्रॉम इंडिया, और सेपरेशन कर दो सिंध को फ्रॉम बॉम्बे के प्रोविंस से, ठीक है, बस सिंध एक नया प्रोविंस बना दो, है ना। अब ध्यान रखना दोस्तों, इसी बीच में क्या होता है, लेबर पार्टी बन जाती है, ठीक है, जो कि डरता कंजर्वेटिव वालों को, वही डर इनका जो है सच में साबित हो जाता है कि लेबर पार्टी इंग्लैंड में आ जाती है पावर में, ठीक है। अब पावर में आ जाती है तो इरविन का स्टेटमेंट आता है, इरविन कौन है इस टाइम पे, वायसराय है इंडिया का, ठीक है, तो उसे कहते हैं दीपावली डिक्लेरेशन, जिसके अंदर वो बोलता है कि भैया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगे इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस इसके अंदर मेंशन नहीं किया गया था, ध्यान रखना, उसका ना तो टाइम फ्रेम बताया गया था कि आपको डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, आप ज्वाइन करो। अब देखो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि भैया लेबर पार्टी आ गई है इंग्लैंड के अंदर, तो एक बात बताओ, इस कमीशन के अंदर, साइमन कमीशन के अंदर सारे वाइट पीपल्स हैं, तो लेबर पार्टी क्या कह रही है कि भैया बिना इंडियंस के, ठीक है, बिना इंडियंस के एडवाइस के, बिना इंडियंस के सहमति के बिना, ठीक है, बिना उनसे डिस्कस करे बिना हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म लेके नहीं आना चाहते। तो लेबर पार्टी कहती है कि भैया हम जो है इंडियंस को पार्टिसिपेट करवाएंगे, ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। अब ये कैसा होगा, तो राउंड टेबल होगा, राउंड टेबल मतलब आपको पता है ना, ऐसा टेबल राउंड होगी, ठीक है, सर्किल की तरह, जिसके अंदर सबको हर कोई इक्वल होगा, ठीक है, हर कोई इक्वल होगा, ठीक है। अगर टेबल इस तरीके से होती है रेक्टेंगल शेप में, तो क्या होता है दोस्तों, जो यहाँ पर बैठे होते हैं ये डोमिनेंट पोजीशन पे होते हैं, ठीक है, और ये सारे एडवाइजर होते हैं, ठीक है। बट राउंड टेबल होगा तो सब इक्वल पोजीशन पे होंगे, ठीक है, दैट इज राउंड टेबल, कि भैया हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाह रहे, ये अंग्रेजी दिखाना चाह रहे हैं कि हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे, हम सभी को पार्टिसिपेट करने के लिए बुला रहे हैं, जो मेन मेन हैं पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया के अंदर, ठीक है, और जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं पीपल्स का, उनको बुलाते हैं हम, ठीक है, और आओ हम हमसे डिस्कस करो कि आपको आपकी क्वारीज क्या है, ठीक है, आपके ग्रीवेंसेस क्या हैं, हम आपके ग्रीवेंसेस को, आपके डिमांड्स को पूरा करेंगे इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर। ये लेबर पार्टी अनाउंस करवाती है इरविन से, ठीक है, क्योंकि वायसराय है इंडिया के अंदर वो। यहाँ तक आपको समझ में आ गया दोस्तों, कोई भी डाउट हो ना आप मेरे से पूछोगे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए अनाउंसमेंट हो चुकी है, ठीक है, इरविन ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है, दीपावली डिक्लेरेशन भी कहते हैं उसे। अब होगा क्या, जो आईएनसी है, ठीक है, बिफोर ज्वाइनिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो एक मैनिफेस्टो लिखाएगी, ठीक है, एक स्टेटमेंट जारी करेगी, ठीक, इसके बारे में कि भैया आप जो कह रहे हो इरविन कि आओ इंडियंस और पार्टिसिपेट करो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसके लिए पहले हमारे कुछ डिमांड्स होंगे, ठीक है। अब डिमांड्स क्या हैं या फिर कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, कंसीडर करनी है, तो वो दिल्ली मैनिफेस्टो में बताया गया आईएनसी के द्वारा, ठीक है, दिल्ली स्टेटमेंट भी बोलते हैं इसको। ध्यान रखना दोस्तों, दिल्ली प्रपोजल और दिल्ली स्टेटमेंट में फ़र्क है, ठीक है। दिल्ली प्रपोजल मुस्लिम लीडर्स का था, प्रोमिनेंट लीडर्स का, जो डिमांड्स कर रहे थे आईएनसी से कि अगर आप चाहते हो कि साइमन कमीशन के सामने, ठीक है, हम सबका मिलकर एक ही वॉइस हो, तो ये सारी डिमांड्स हमारी माननी पड़ेंगी, और ये एक्सेप्ट भी कर लिया था आईएनसी ने, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था 1927 के सेशन के अंदर आईएनसी ने मद्रास के अंदर, मद्रास वाले सेशन में एम ए अंसारी की लीडरशिप में इसे एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है, दिल्ली प्रपोजल को। लेकिन ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मतलब एक स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है, जारी कर दिया, ठीक है,
ये करा आईएनसी ने, इसी का ध्यान रखना। तो इसमें बोला गया कि हमें डोमिनेंट स्टेटस चाहिए। पहली बात तो डोमिनेंट स्टेटस चाहिए इंडियंस के लिए, ठीक है, कि कैसे आप फॉर्म करोगे ये बता दो, आप टाइम फ्रेम डिस्कस कर दो, ठीक है, इस टाइम फ्रेम में आपको डोमिनेंट स्टेटस मुझे हमें दे दोगे, कितने साल में दे दोगे। और कांग्रेस जो होगी ना आईएनसी, वो मेजर या प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेटिव होगी, ध्यान रखना। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है ना वो तो हमारे नीचे हैं। हमारी जो पार्टी है सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया के अंदर, और सबसे ज़्यादा इंडियंस जो हैं, पीपल्स जो है हमसे जुड़े हुए हैं, तो मेजर प्रिंसिपल जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो हमारा होना चाहिए। और हाँ, थर्ड डिमांड हमारी ये है कि भैया आप रिलीज करो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, ठीक है, जितने भी आपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स आपने जेल में डाल रखे हैं, ठीक है, प्रिजन में डाल रखे हैं, उनको रिलीज करो। बट इसे एक्सेप्ट नहीं करा गया इरविन के द्वारा, ठीक है। इरविन कौन है? वायसराय है, ध्यान रखना इस टाइम पे। तो इरविन ने ये जो दिल्ली स्टेटमेंट है, मैनिफेस्टो है, इसे एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आता है लाहौर सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। लाहौर सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो 1929 का टाइम है, ठीक है। अब भैया नेहरू रिपोर्ट भी आ चुकी, साइमन कमीशन ने अपना रिकमेंडेशन दे दिया, सब कुछ हो गया, लेबर पार्टी गवर्नमेंट का फॉर्म हो गई है, लेबर पार्टी ने बोल दिया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगे, ठीक है। बट इस टाइम में प्रेसिडेंट बनते हैं आईएनसी के जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू हैं एक रेडिकल लीडर, ठीक है, रेडिकल, ठीक है। और थोड़ा ये रिवोल्यूशनरी से प्रभावित भी है। रिवोल्यूशनरी बोल रहे हैं कि हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो रिजोल्यूशन पास करा के ही मानूंगा इसमें पूर्ण स्वराज का, कि हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो यहीं पे इसलिए ये लाहौर सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूर्ण स्वराज का जो रिजोल्यूशन है वो पास हो जाता है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में ये पूर्ण स्वराज का जो रिजोल्यूशन है पास हो जाता है। और यहाँ पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ये बोलती है कि अब हमें चाहिए मास मूवमेंट, ठीक है, मासेस को इकट्ठा करो, अब चाहिए हम करेंगे मास मूवमेंट, ठीक है। और 26 जैन 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस भी मनाया जाता है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसी दिन 26 जनवरी को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया था, ठीक है, इसकी ये इंपॉर्टेंस थी इसलिए, ठीक है। तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है, जिसको हम इंडिपेंडेंस डे भी बोलते हैं। और नेहरू जी इसी दिन फ्लैग ऑफ फ्रीडम को होस्ट करते हैं। और गांधी जी अपने 11 डिमांड देते हैं इसके बाद, ठीक है, क्योंकि गांधी जी को भैया कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बोल दिया कि भैया मास मूवमेंट करो आप, ठीक है, हम आपको राइट देते हैं, अब आपको हम अनुमति देते हैं कि आप जाओ और मास मूवमेंट करने की तैयारी स्टार्ट कर दो, जो आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट छेड़ना था ना, स्टार्ट करना था, कर दो। तो गांधी जी का से पहले 11 डिमांड्स आता है, ठीक है, 31 जन 1930 को 11 डिमांड्स के अंदर गांधी जी बोलते हैं इरविन से कि भैया ये मेरी डिमांड्स है, ये मेरी पूरा कर लो, वरना मैं एक मूवमेंट छेड़ने वाला हूँ, वो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो वही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो बंद है वही सोल्ट सत्याग्रह भी कराता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मेन जो कोज था गांधी जी ने सोल्ट का डाला था, सोल्ट टैक्स का डाला था, इसलिए उसको सोल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे। एक बात और दोस्तों, ये तो मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके माइंड के अंदर सब कुछ अभी रिफ्रेश हो जाए, ठीक है, सब कुछ रिफ्रेश हो जाए, रिवीजन हो जाए, फिर हम माइंड मैप के अंदर इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे सबको, ठीक है। जैसे साइमन कमीशन को हमने डिटेल में डिस्कस किया था माइंड मैप के अंदर, ऐसे ही हम इन सब चीज़ों को जो भी इन्हें लिख रखा है मैंने यहाँ पर, इसको माइंड मैप के थ्रू डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डोंट वरी कि भैया मैं इसको शॉर्टकट में कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आपको ये टाइमलाइन सारे क्लियर हो, कंसेप्ट सारे क्लियर हों, है ना, अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको याद रहेगा। चलो अब हम पढ़ते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। अब देखो दोस्तों, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स को ना गांधी जी बोलते हैं ये मेरी फाइनल फाइट है, ठीक है। अब ये बात बोलनी पड़ती है भाई, अगर बोल दें कि नहीं ये मेरी फाइनल फाइट नहीं है, तो भैया पब्लिक के अंदर कैसे जोश कैसे आएगा, ठीक है। जोश लाने के लिए उनके अंदर उनकी एनर्जी को यूज़ करने के लिए बोलना पड़ेगा ना, कुछ ऐसा स्टेटमेंट देना पड़ेगा ना कि भैया लीडर से वो ऐसी वॉइस सुनना चाहते हैं ना वो, कि भैया पीपल्स को लगे कि हाँ अब तो होने वाला ही है, अब तो होने ही वाला है, बस हमें एक बार और मेहनत करनी है, हाँ। तो इन्होंने बोला गांधी जी ने कि भैया ये फाइनल फाइट है। अगर बोल देंगे नहीं 25 साल के बाद आज़ादी मिलेगी, तो बताओ कोई पीपल ज्वाइन करेगा मूवमेंट को? नहीं ना। इसलिए गांधी जी ने बोला ये मेरी फाइनल फाइट होगी। और 12 मार्च 1930 को गांधी जी क्या करते हैं, इसको मूवमेंट को लॉन्च कर देते हैं, ठीक है, पीपल को मूवमेंट को लॉन्च कर देते हैं। और करते क्या है ये, मैं आपको ना माइंड मैप में जाऊंगा इसके अंदर, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना, गांधी जी अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से सीखे हैं, उन्होंने क्या गलती करी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, उसको यहाँ पर वो करेक्शन करेंगे। कैसे करेंगे, ये क्या करते हैं 78 सत्याग्रहीज का इंटरव्यू करते हैं, खुद से पर्सनल इंटरव्यू करते हैं, ठीक है।
और उनसे बोलते हैं कि भैया देख लो, आपको नॉन वायलेंट रहना है, आपको पीसफुल तरीके से मूवमेंट चलाना है ना, सत्य के रास्ते पे चलना है। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो मूवमेंट के अंदर ज्वाइन ही मत करो, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में वायलेंट हो गया था मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर वो खुद से ही 78 सत्रह का रखते हैं जो नॉन वायलेंट के रास्ते पे चलेंगे, ठीक है, वायलेंस को नहीं अपनाएंगे। तो क्या करते हैं, ये साबरमती आश्रम से निकलते हैं 78 सत्याग्रह को लेकर, ठीक है, दांडी के तट पे। और ये बोल के निकलते हैं कि भैया जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी हमारे देश को, अपनी आज़ादी नहीं मिलेगी, ठीक है, मैं जब तक रिटर्न नहीं करूंगा इस आश्रम के अंदर। तो साबरमती आश्रम में जाते ही नहीं है, साबरमती आश्रम तो वो बाद में जाते हैं, ठीक है। और इसके बीच में वो कहीं और किसी और आश्रम में रहकर अपने मूवमेंट को चलाते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बोल दिया है मैं जब तक रिटर्न नहीं करूँगा जब तक मुझे स्वराज नहीं मिल जाता, ठीक है। लेकिन देखो सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट के अंदर स्टार्टिंग में महिलाओं को पार्टिसिपेशन करने का जो है अनुमति नहीं थी, ठीक है, परमिशन नहीं थी। उसका रीज़न था कि गांधी जी सोच रहे थे कि भैया अगर हम नॉन वायलेंट बोल रहे हैं, ठीक है, और अगर हमने वुमेंस को रख लिया तो अंग्रेजों को लगेगा, ठीक है, कॉलोनियल गवर्नमेंट को लगेगा कि हम वुमेंस को एज अ शील्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जब वो हमारे पर लाठी चार्ज करेंगे तो हम वुमेंस को आगे करके कहीं शील्ड की तरह उनको यूज़ ना करें, ठीक है। कोई वुमेंस के ऊपर तो वो लाठी चार्ज करेंगे नहीं इतनी ब्रूटल तरीके से तो मेन के ऊपर चार्ज करा जाता है ना, लाठी चार्ज, ठीक है, या फिर हथियार का यूज़ करा जाता है। वुमेंस के ऊपर तो इतना ब्रूटल तरीके से नहीं करा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि वुमेंस को रखेंगे तो उनको लगेगा कि हम उनको शील्ड की तरह यूज़ कर रहे हैं, इसलिए वो वुमेंस को वो पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं दे रहे थे, ठीक है, कौन, गांधी जी। बट कमला देवी चट्टोपाध्याय ये गांधी जी को मनाती हैं और ये बोलती है कि वुमेन को पार्टिसिपेशन करने का अनुमति दी जाए, क्योंकि बिना वुमेन के पार्टिसिपेशन के ये जो मूवमेंट है मास मूवमेंट बन ही नहीं सकता, ठीक है। और देखो मेल और फीमेल दोनों ही साथ चलते हैं, और तुम अगर सिर्फ मेले को लेकर साथ चलोगे तो कोई भी हासिल मतलब कुछ भी हासिल नहीं होने वाला आपको। ये कमला देवी चट्टोपाध्याय समझाती हैं गांधी जी को, गांधी जी मान जाते हैं और वुमेन्स को पार्टिसिपेशन करने का जो है अनुमति दे देते हैं। अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंच जाते हैं, ठीक है, अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंच जाते हैं और अपील करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से राइट वर्सेस माइट, कि भैया देखो जो सही है उसका साथ दो, और जो माइट है, ठीक है, जो भैया अपने आप को समझ रहा है कि मैं ही हूँ भगवान, ठीक है, उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को, ठीक है। अब एक बात और देखो, सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट के अंदर क्यों गांधी जी ने सोल्ट को चुना। देखो सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट के अंदर गांधी जी ने बोला कि अगर मैं रेवेन्यू राइट का ले लूँ मुद्दा, ठीक है, तो वो सिर्फ पीसेंट को ही इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, अफेक्ट करेगा। अगर मैं बिजनेस क्लास का लूँ तो बिजनेस क्लास वालों को ही सिर्फ अफेक्ट करेगा, ठीक है, वो कंसर्न। बट अगर मैं सोल्ट टैक्स लूँ, ठीक है, सोल्ट टैक्स लूँ, क्योंकि ये सोल्ट टैक्स सब पे लग रहा था, अमीर हो चाहे गरीब, ठीक है, वुमेन हो मैन हो, सब पे ही सोल्ट टैक्स लग रहा था, ठीक है, कंजम्पशन के ऊपर, सोल्ट कंजम्पशन के ऊपर। और सोल्ट तो सबको खाना होता है, ठीक है, तो सोल्ट तो सबको कंज्यूम करना है। तो गांधी जी ने बोला कि मैं ऐसा कॉन्सन लूँगा, ऐसा मुद्दा लूँगा जो सबको ही अफेक्ट करता हो, ताकि सभी लोग अपने से इसको रिलेट कर सके और मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करें, ठीक है। इसलिए गांधी जी ने सोल्ट को चुना था। इस सोल्ट के ऊपर जो टैक्स ले रहा था पर्सनल कंजम्पशन के ऊपर, थे उसको इसलिए उन्होंने चुना था। अभी हम इसके अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों, डोंट वरी, अभी वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, इतने में खत्म नहीं हुई हमारी कहानी, ठीक है। सो दोस्तों दिल्ली मैनिफेस्टो में जो बात करी गई थी आईएनसी के द्वारा, वो बात मानी नहीं गई एविंदु के द्वारा, ठीक है। तो हुआ क्या भैया, लाहौर सेशन हुआ, उसमें पूर्ण स्वराज की बात हुई। लाहौर सेशन के अंदर ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बोल दिया गांधी जी को मास मूवमेंट करो। गांधी जी ने अपने 11 डिमांड दिए, 11 डिमांड्स भी इरविन ने नहीं माने, ठीक है। तो गांधी जी ने बोला कि भाई मैंने तो अल्टीमेटम दिया था आपको 11 डिमांड्स का, अगर नहीं मानोगे तो मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट छेड़ दूंगा। तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट छेड़ दिया और वो सक्सेसफुल भी रहा। अभी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है, नवंबर 1930 से जनवरी 31 तक फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलता है इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलता है इंग्लैंड के अंदर, और इसे इनॉग्रेट करता है वहाँ का राजा, ठीक है, किंग जॉर्ज फिफ्थ, और इसको प्रिसाइड करते हैं कौन, पीएम रामसे मैकडोनाल्ड, ठीक है। तो इस टाइम पीएम कौन बना है, रामसे मैकडोनाल्ड, ठीक है, इंग्लैंड का, तो वो इसको प्रिसाइड करता है। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन नहीं होते फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएनसी नहीं करेगी बिल्कुल भी पार्टिसिपेट, क्योंकि आईएनसी की बात ही नहीं मानी जा रही। 11 डिमांड दिए गांधी जी ने, नहीं मानी गई, तो भैया आईएनसी ने बोला हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, हम बाइकआउट करेंगे, ठीक है,
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, जब तक हमारी कुछ बातें जो है हमारी डिमांड से जब तक वो मान ना लो, क्योंकि भाई इनका मुंह जला हुआ है, ठीक है। अब मुंह जला हुआ है तो भैया जिसका मुंह जला हुआ होता है ना, तो छाछी फूक फूक के पीता है, ठीक है। हमने वर्ल्ड वॉर 1 में देख लिया, ठीक है, जो अंग्रेजी बोलते हैं वो करके नहीं दिखा रहे, ठीक है। 1990 के एक्ट में देख लिया, जो अंग्रेजों ने बोला मंडे को क्या कहते हैं स्टेटमेंट में, वो हमें नहीं दिया। तो अब भैया मुंह जला हुआ है तो हम पहले से ही डिस्कस कर लेंगे बात को कि भैया हमारे ये कुछ डिमांड्स है, इसे आप पूरा करोगे कॉन्फ्रेंस के अंदर, बताओ, तभी हम इसको ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो भैया आईएनसी ने पार्टिसिपेट नहीं करा, कैपिटलिस्ट क्लास ने भी पार्टिसिपेट नहीं करा, पीजेंट्स ने भी नहीं किया, इस चीज का ध्यान रखना। डिसाइडेड हुआ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर कि प्रोविंशियल को ऑटोनॉमी दी जाएगी, प्रोविंसेस के अंदर ऑटोनॉमी दी जाएगी, प्रोविंस गवर्नमेंट के अंदर इंडियंस को। फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट होगा और ऑल इंडिया फेडरेशन ही बनाया जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर बात हुई, ये डिस्कस हो गया, है ना। फिर भैया जब जो हमारा जो सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट चल रहा है साथ साथ में, वो सक्सेसफुल भी हो रहा है, ठीक है। इतना सक्सेसफुल हुआ कि उसको वाइड कवरेज मिला, ठीक है, सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट को। और इसी बीच में गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट हो जाता है। अभी हम इसको और डिस्कस में करेंगे, मैं पहले बोल रहा हूँ, मैं शॉर्टकट में नहीं पढ़ा रहा। अभी हम जाएंगे भाई माइंड वेब के अंदर। माइंड वेब के अंदर मैंने सब कुछ टाइमलाइन क्लियर करा है। मैं चाहता हूँ कि आपको एक बार ओवरव्यू मिल जाए, माइंड फ्रेश हो जाए, ताकि आपका इंटरेस्ट हो जाए, ठीक है, पढ़ने का। और जो मेन टाइमलाइन है ना, आपको बिल्कुल रट जाए, याद हो जाए, है ना। तो गांधी इरविन पैक्ट होता है, ठीक है, जिसको दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं, जो 1931 में होता है, फेब 1931 में, है ना। और यहीं पे जब ये पैक्ट चल रहा होता है, तो चर्चिल बोलता है, ठीक है, चर्चिल बोलता है किसको, गांधी जी को, हाफ नेक्ड सेडिशियस फकीर, ठीक है, ये चर्चिल बोलता है गांधी जी को, ठीक है। लेकिन ये इरविन पैक्ट जो होता है, गांधी इरविन पैक्ट, ये मतलब इसके नेगोशिएटर कौन होते हैं, तो भैया नेगोशिएटर जो होते हैं एम आर जेकर और तेज बहादुर सप्रू होते हैं, ठीक है। यही दोनों ही बोलते हैं गांधी जी को कि भैया इरविन के साथ एक पैक्ट कर लो, ठीक है। सीवीडीसी मूवमेंट इतना लंबा मत खींचो, इरविन के साथ एक पैक्ट कर लो। अब पैक्ट के अंदर गांधी जी बोलते हैं, अपनी डिमांड्स रखते हैं, ठीक है, कि हमारे ये कुछ डिमांड्स हैं कि सोल्ट पे जो टैक्स लगाते हो आप, पर्सनल जो टैक्स लगाते हो, ठीक है, उसको हटा दिया जाए, ठीक है, खासकर पर्सनल कंजम्पशन के ऊपर। तो इरविन मान जाता है, ठीक है, कह रहा नहीं लगाएंगे, चलो। फिर गांधी जी बोलते हैं रिलीज कर दो रिवोल्यूशनरीज को। इरविन बोलता है नहीं, हम नहीं करेंगे। गांधी जी बोलते हैं इंक्वायरी करो पुलिस एक्सेस के अंदर, ठीक है, क्योंकि पुलिस ने बहुत ज़्यादा अत्याचार करा सिविल डिसोसिएशन के टाइम पे, तो पुलिस के एक्सेस के अंदर उसको इंक्वायरी करो। इरविन ने बोला नहीं करेंगे हम, ठीक है। इरविन ने बोला तुम सस्पेंड कर दो सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट। गांधी जी ने बोला ठीक है, कर देता हूँ। अभी सस्पेंड करने की बात कर रहा हूँ मैं, सस्पेंड का मतलब अभी रोक दे रहा हूँ, ठीक है। और पार्टिसिपेट करो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर। गांधी जी ने बोला ठीक है, मैं पार्टिसिपेट करता हूँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो फर्स्ट वाला तो खत्म हो चुका है, फर्स्ट वाला तो हो चुका है। तो सेकंड वाले में गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले कराची सेशन होता है आईएनसी का मार्च 1931 में, और इसके प्रेसिडेंट बनते हैं सरदार पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो टू रेजोल्यूशन यहाँ पर पास होता है, एक होता है नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम का, और सेकंड होता है फंडामेंटल राइट्स का। इसका ध्यान रखना, ये किसके प्रेसिडेंटशिप में हुआ था, तो सरदार पटेल जी के। नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम और फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन कराची सेशन में पास हुआ था, और प्रेसिडेंट कौन थे, सरदार पटेल, ठीक है। और एक बात और, यहाँ पर स्वराज को डिफाइन करा गया कि स्वराज का मतलब क्या होगा हमारे लिए। तो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस होना और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होना, यही हमारा लिए स्वराज होगा, कि पॉलिटिकली भी इंडिपेंडेंट हो जाए और इकोनॉमिकली भी। और गांधी जी को इस सेशन में बोला गया कि आप सोल रिप्रेजेंटेटिव होंगे आईएनसी के एट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो सेकेंड वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर आप सोल रिप्रेजेंटेटिव होंगे आईएनसी के। ये इस सेशन के अंदर बोला गया। लेकिन अकेले तो जाएंगे नहीं, इनके साथ साथ और भी डेलीगेट जाएंगे साथ में, है ना, आईएनसी के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने के लिए। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, और उसके अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ डेलीगेट्स आते हैं पहले वाले से। तो 116 डेलीगेट्स आते हैं ऑल ओवर इंडिया से। और गांधी जी के साथ साथ मदन मोहन मालवीय, ठीक है, महादेव देसाई, मीरा बहन, जीडी बिरला, ये और सरोजिनी नायडू, ठीक है, ये सब जाते हैं, ठीक है। मदन मोहन मालवीय आपको पता है कि हिंदू महासभा के, है ना, लीडर हैं, और इन्होंने ही क्या कहते हैं तुम्हारा बीएचयू को फॉर्म किया था, है ना। अब ये भी ध्यान रखना कि जीडी बिरला किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, बिजनेस क्लास वालों को, और सरोजिनी नायडू वुमेन्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। यहाँ पर होता क्या है कि भैया सेकेंड राउंड टेबल के अंदर कि जो अम्बेडकर साहब है ना, अम्बेडकर साहब बोलते हैं कि भैया डिप्रेस क्लासेस को सेपरेट इलेक्ट्रोड दिया जाए, ठीक है, सेपरेट इलेक्ट्रोड दिया जाए, क्या कहते हैं डिप्रेस क्लासेस को, क्योंकि डिप्रेस क्लासेस बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं, इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। डिप्रेस क्लासेस कौन है,
दलित, ठीक है, SC ST। तो अंबेडकर जी की ये बात अंग्रेज मान लेते हैं। जब अंग्रेज जी ये बात मान लेते हैं अंबेडकर जी की, तो भाई गांधी जी का ये सोचना था कि अगर डिप्रेस क्लासेस को भी सेपरेट अटॉरिटी दे देंगे तो जो हिंदू के बीच में यूनिटी है ना वो ब्रेक हो जाएगी। अभी तो हिंदू मुस्लिम के बीच में इन्होंने यूनिटी ब्रेक कर रखी है, फिर हिंदू के बीच में ही डिवीजन होने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि हिंदू के अंदर हिंदूज ही तो डिप्रेस क्लासेस के अंदर आते हैं, ठीक है, लोअर कास्ट वाले जो हैं हिंदू ही तो होते, तो उनके अंदर भी ये डिफरेंसेस लाना चाहते हैं अंग्रेज, ठीक है। तो गांधी जी यहाँ पर थोड़े से हो जाते हैं नाराज, कहते हैं गांधी जी कि भैया ये माइनॉरिटीज पैक्ट जो है ना सेपरेट वाला, ठीक है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ, ठीक है, अगर ये तुम दोगे तो भैया मैं करने वाला हूँ फास्ट अनटू द डेथ, ठीक है। तो फास्ट अनटू द डेथ चलेगा, जब तक मैं मर ना जाऊँ जब तक मैं रुकूंगा नहीं, ठीक है, मैं मानने वाला नहीं, ठीक है। तो यहीं पे गांधी जी फास्ट रखते हैं अनटू द डेथ, कहते भैया ये माइनॉरिटीज पैक्ट को वापस लो अम्बेडकर, न तो मैं जान दे दूंगा, ठीक है, लेकिन मानूंगा नहीं। तो अम्बेडकर जी मान जाते हैं, ठीक है, अम्बेडकर जी को मनाते हैं मदन मोहन मालवीय, देखो भैया गांधी जी मर जाएंगे, मान लो, है ना, फास्ट रख रखा है उन्होंने, है ना, मर जाएंगे, तो भैया तुम्हारे हाथ में ही है उनकी जान बचाना, ठीक है अम्बेडकर जी। तो अम्बेडकर जी आते हैं गांधी जी से मिलने के लिए, ठीक है सर मैं आपकी बात मानता हूँ, है ना, और इनके बीच में होता है पूना पैक्ट, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ अवार्ड देने की बात चलती है 16 अगस्त 1932 को, तो गांधी जी रखते हैं फास्ट अनटू द डेथ, तो अम्बेडकर जी मान जाते हैं, तो पूना के अंदर पैक्ट होता है, ठीक है। तो INC के स्टेप में प्रेजेंट होते हैं मदन मोहन मालवीय, जो अम्बेडकर जी को मनाते भी हैं। तो ये ध्यान रखना पूना पैक्ट कब हुआ है 1932 के अंदर, क्योंकि टाइमलाइन आ जाती है प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर, खासकर पीसेस में, है ना। और प्रेसिडेंट कौन है इस टाइम पे, मदन मोहन मालवीय, ध्यान रखना पूना पैक्ट गांधी जी नहीं कराते, ठीक है, कराते कौन है, मदन मोहन मालवीय कराते हैं, मदन मोहन मालवीय और अम्बेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट होता है। लेकिन इस पूना पैक्ट के अंदर ये बात होती है कि भैया सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं देंगे हम, ठीक है, नहीं मैं मांग रहा, डिमांड नहीं कर रहा, अम्बेडकर जी बोलते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट तो मैं डिमांड नहीं कर रहा, लेकिन मैं रिजर्वेशन डिमांड करूंगा फॉर डिप्रेस क्लासेस के लिए, और वो भी मोर देन डबल द सीट ऑफ रिजर्वेशन होना चाहिए, जो पहले जो मैं डिमांड कर रहा था अब उससे डबल डिमांड करूंगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले ध्यान रखना लॉर्ड विलिंगटन बन जाता है वाइस राय इंडिया का, और ये नहीं माना जाता गुड फॉर INC, ठीक है। लॉर्ड विलिंगटन की जो थॉट है बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है, टुवर्ड्स INC, ठीक है। तो 29 दिसंबर 1931 के अंदर जो है गांधी जी ना जब अपने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वापस आते हैं नाराज होकर, तो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा से रीस्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसको सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बोला जाता है, जो कि खासकर पेपर में था, पेपर ही मतलब ये आपको जमीनी स्तर पे मूवमेंट चलता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि सारे पॉलिटिकल जो लीडर्स है मेन वो सब इस टाइम पे प्रिजन में है, जेल में है ना। इसके बाद जो पूना पैक्ट के अंदर बातचीत हो जाती है खत्म, ठीक है, पूना पैक्ट के अंदर सेपरेट के लिए जो डिमांड कर रहे थे अम्बेडकर जी वो वापस ले लेते हैं। 1934 के अंदर अर्थक्वेक आता है बिहार के अंदर, ठीक है, और गांधी जी रिजाइन कर देते हैं इस अर्थक्वेक के बाद फ्रॉम INC, ठीक है, ये बोलकर कि देखो तुम डिप्रेस क्लासेस के लिए मांग रहे हो ना, तुम क्या कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, तो इससे भगवान जी जो है ना नाराज हो गए आपसे, तो उन्होंने अर्थक्वेक किया है बिहार के अंदर तो ये गांधी जी आर्गूमेंट देते हैं, चलो कोई नहीं। तो वार्धा रेजोल्यूशन आता है, ठीक है, जिस इसके बाद 1934 के अंदर जब गांधी जी रिजाइन करते हैं INC से, और वो कर लेते हैं विड्रो CDM को, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो दोस्तों मैंने आपको हैंड रिटन नोट से ना यहाँ तक की हिस्ट्री आपको ये कर दी, आज करा दी, ठीक है, 1934 तक। अब हम चलेंगे अपने माइंड मैप के ऊपर, और से पहले दोस्तों देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है यहाँ पर, तो इसके लिए भी मैंने टाइप नोट्स दे रखे हैं आपको, टाइम लाइन के साथ साथ एक एक चीज़, ठीक है, क्या क्या हुआ था, तो ये भी आपको पढ़ना है, और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना है, बट अभी हम चल रहे हैं माइंड मैप के ऊपर, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है वो अभी थोड़ा और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि माइंड मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर एक एक लाइन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको साइमन कमीशन तो पढ़ा दिया था माइंड मैप का, अब हम पढ़ेंगे नेहरू रिपोर्ट का, ठीक है। चलो दोस्तों अब ना हम माइंड मैप के थ्रू पूरा रिवाइज करते हैं ना, रिकॉर्ड करते हैं कि चीज़ जो रह गई ये चीज़ें, ठीक है, वो माइंड मैप के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो नेहरू रिपोर्ट के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट इंडियन ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन था, और इसी के अंदर डोमिनेंट स्टेटस की डिमांड उठी थी। अब ये आया क्यों था, स्टोरी कॉन्टेक्स्ट और इमीडिएट ट्रिगर्स क्या थे, तो आपको पता है साइमन कमीशन 1927 में आया था, जिसमें सारे के सारे वाइट पीपल थे, ऑल ब्रिटिश कमीशन था, और इसको बाइकआउट भी किया था इंडियंस ने, ठीक है। अब ये
नेहरू रिपोर्ट स्पेशली क्यों आया था? तो चैलेंज आया था फ्रॉम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो लॉर्ड ब्रिकन हेड था, ठीक है, उसे चैलेंज किया था कि इंडिया कैन नॉट ड्राफ्ट एग्रीड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो इंडियंस को डेट दिया था इन्होंने कि इंडिया टू प्रोड्यूस यूनिटी डॉक्यूमेंट। तो नेहरू रिपोर्ट इसी चीज के लिए आता है कि हम चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं आपका, अब आपको हम कॉन्सेंसस वाला, ठीक है, यूनाइटेड वाला कॉन्स्टिट्यूशन बना के लाते हैं आपको, ठीक है, उसका ड्राफ्ट बना के दिखाते हैं आपको। तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है फेब 1928 के अंदर, ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस होता है इसका, ठीक है, फिर मई 1928 के अंदर इसका सेकंड कॉन्फ्रेंस होता है, फिर अगस्त 1928 के अंदर फाइनल रिपोर्ट प्रिपरेशन आती है। कमेटी का फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर मोतीलाल नेहरू इसके अंदर चेयरमैन बनते हैं, इसलिए नेहरू रिपोर्ट ही बोलते हैं इसको। तेज बहादुर सप्रू, अली इमाम और ये सारे इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है, कमेटी के। और देखो इस टाइम पॉलिटिकल क्लाइमेट क्या चल रहा है, तो पोस्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है इस टाइम पे, बिल्कुल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो चुका है। राइजिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स बढ़ चुके हैं इंडिया के अंदर। हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के लिए अटेम्प्ट्स इस टाइम पे जारी हैं। आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो नेहरू कमेटी के मेंबर्स कौन कौन थे, ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखने हैं। सुभाष चंद्र बोस भी थे, ध्यान रखना, यूथ रिप्रेजेंटेटिव कर रहे थे इस टाइम पे, ये यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। अब इनके जो डिमांड्स थे, या फिर आप बोल सकते हो जो मेन इसके अंदर ड्राफ्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन डाले गए थे, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डोमिनियन स्टेट, सेल्फ गवर्निंग डोमेन चाहिए विद इन द एम्पायर, फेडरल स्ट्रक्चर की गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स होना चाहिए, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई थी इसके अंदर, 19 फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई थी इसके अंदर। इक्वालिटी बिफोर लॉ भी था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी था। गवर्नर्स पावर्स का इसमें दिया गया था कि सेरेमोनियल गवर्नर अपॉइंटेड बाय द सेंटर होना चाहिए, नो स्पेशल पावर होनी चाहिए गवर्नर के पास, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना चाहिए। डिफेंस ऑन फॉरेन अफेयर्स कैसे होंगे, तो इंडियन कंट्रोल होना चाहिए ओवर मिलिट्री, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव इंडियनाइजेशन ऑफ आर्मी होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना। 19 फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये सारे फंडामेंटल राइट्स भी थे, कल्चरल राइट्स भी थे और रिलीजियस राइट्स भी थे, ये ध्यान रखना। तो इसी बात पे ही जीना का 14 पॉइंट फॉर्मूला भी आता है, मैंने आपको हैंड रिटन नोट से पढ़ाया था, ठीक है, जो रिस्पॉन्स करता है नेहरू रिपोर्ट को, है ना, और सेपरेट लोटरी डिमांड उठाता है और सेफ गार्ड्स फॉर मुस्लिम के इंटरेस्ट की बात करता है। तो इनिशियली जिन्ना के जो है 3 अमेंडमेंट्स जो है रिजेक्ट कर दिए जाते हैं और डिमांड करते हैं, मतलब 1/3 ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेचर कौन जिन्ना करता है। मुस्लिम कंसर्न क्या था, फेड हिंदू मेजोरिटी डोमिनेशन, कि भाई वो उनको डर था कि हिंदू मेजोरिटी गवर्नमेंट बनेगी हमेशा। वांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, है ना, सो रिपोर्ट एज अ वेजिटेरियन, ठीक है, तो मुस्लिम्स ने कहा कि भैया ये जो नेहरू रिपोर्ट है ये वेजिटेरियन की है, ठीक है, इसमें माइनॉरिटी की बात करी ही नहीं गई है। मॉडरेट मुस्लिम सपोर्ट देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर, सब मुस्लिम लीडर सपोर्ट नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, नेशनलिस्ट मुस्लिम जो है एंडोर्स करते हैं, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट को, और अली ब्रदर्स इनिशियली फेवरेबल होते हैं नेहरू रिपोर्ट के। अच्छा, दलित पर्सपेक्टिव क्या था नेहरू रिपोर्ट का, तो B.R. अम्बेडकर क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए होता है। ये बोलते हैं कि इनएडिक्वेट सेफगार्ड्स है इसके अंदर फॉर डिप्रेस क्लासेस, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए हमें डिप्रेस क्लासेस के लिए। हिंदू महासभा क्या कहता है, वो कहता है अपोज एनी रिजर्वेशन, कहता है भैया कोई भी रिजर्वेशन है ना वो सही नहीं है, और ये वो चाहते हैं कि वांटेड यूनिटरी स्टेट होना चाहिए ना कि फेडरल, अगेंस्ट द माइनॉरिटी प्रोटेक्शन, ठीक है, ये क्या कहते हैं भैया माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन वगैरह मत दो, ठीक है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सिख कम्युनिटी क्या कहती है, ये चाहती है कि हमें सेपरेट हमें मिले रहे, ठीक है, रिजर्वेशन हो पंजाब के अंदर हमारे पास, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन हो डिमांड के अंदर, ठीक है, ये सिख की बात कर रहे थे। अब हम देखते हैं दोस्तों कि यंग रेडिकल अपोजिशन क्या करते हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू कहते हैं भैया तुम डोमिनेट स्टेटस मांग रहे हो, अरे डोमिनेट स्टेटस कौन चाहिए भाई, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ये अपोज करते हैं नेहरू रिपोर्ट का, कहते हैं कि भाई हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, और ये करते हैं फॉर्म इसके खिलाफ में, फॉर्म इंडिया इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ध्यान रखना इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, ये मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स में भी पढ़ाया था अभी। ओवरवेलमिंग सपोर्ट, ठीक है, एक्सेप्ट एज बेसिस फॉर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बाकी देखा जाए तो एक्सेप्ट तो करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं बस पूर्ण स्वराज और कर दो, उसके अंदर डोमिनेट स्टेटस हटा के पूर्ण स्वराज कर दो। कलकत्ता सेशन होता है 1998 के अंदर, जो एंडोर्स करता है नेहरू रिपोर्ट को, 1 ईयर का अल्टीमेटम दिया जाता है ब्रिटिश को कि भैया इसे एक्सेप्ट करो नेहरू रिपोर्ट को, अदरवाइज हम सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट छड़वा देंगे गांधी जी से। 1 ईयर डेडलाइन दी जाती है, एक्सेप्ट बाय दिसंबर 1929, वरना तो सिविल डिसोसिएशन छड़ेंगे और लाहौर सेशन होगा जिसके अंदर हम पूर्ण स्वराज की डिमांड उठाएंगे। अब
लिबरल सपोर्ट क्या होगा, तेज बहादुर सप्रू एंडोर्स करते हैं, सच एज मॉडरेट एंडोर्स करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच को अप्रिशिएट करते हैं कि अब तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच की तरफ जा रहे हो तो उसको हम क्या करते हैं, आपका एंडोर्स करते हैं इस बात को, ठीक है, कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की आप बात करने लगे हो, है ना। तो ध्यान रखना हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या मिलेगा, तो फर्स्ट इंडियन ऑथर्ड कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा ये, पीक ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी एफर्ट्स, ब्रिज बिटवीन द डोमिनियन स्टेटस एंड पूर्ण स्वराज, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस से पूर्ण स्वराज की तरफ जाता है ये, और फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर लाहौर सेशन होगा आपका जिसमें पूर्ण स्वराज की बात होगी, सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट होगा, जिन्हें का 14 पॉइंट रिस्पॉन्स आता है, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है ना। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट, जो कि इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें छोड़ी थी वो भी कंप्लीट हो जाएगा इसके अंदर माइंड मैप के अंदर। तो गांधी जी सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले अपने 11 डिमांड्स रखते हैं, ठीक है, टू द इरविन, ठीक है, जो वायसराय होता है, ठीक है, तो अल्टीमेटम देते हैं इरविन को कि भाई ये देखो ये मेरी 11 डिमांड्स है, इसे मान लो वरना तो मैं सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि एक मास नेशनल स्ट्रगल होगा, जिसको हम साल्ट सत्याग्रह भी बोलेंगे और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस भी बोलेंगे। तो इसके पहले आप देखो दोस्तों हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो लाहौर सेशन हो चुका है 1999 के अंदर, जिसके अंदर पूर्ण स्वराज की बात हो चुकी है, जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट होते हैं और 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, ठीक है, 1930 में। अब देखो आपको फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म चल रहे हैं, जैसे नेहरू रिपोर्ट रिजेक्ट कर दिया गया, लॉर्ड इरविन की वेग डिक्लेरेशन देखेगी कि भैया लॉर्ड इरविन ने माना ही नहीं, नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट करा ही नहीं, कोई डोमिनियन स्टेटस की एश्योरेंस दी नहीं गई अंग्रेजों के द्वारा। ग्रेट डिप्रेशन इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन चल रहा है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो इस टाइम पे इवन यूएसए की भी इकोनॉमी डाउनफॉल चल रही है, उसके अंदर भी इकोनॉमिक क्राइसिस दिखेगा वर्ल्ड वाइड, एग्रीकल्चर प्राइस का कोलैप्स दिखेगा आपको, इंक्रीज पेजेंट डिस्ट्रेस। गांधी जी का 11 डिमांड आता है, ठीक है, तो टोटल प्रोहिबिशन होती है इसके अंदर, मतलब कोई डिमांड ही नहीं मानी जाती गांधी जी की, ठीक है, जिसके अंदर वो गांधी जी बोलते हैं कि रिलीज कर दो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, रिड्यूस करो लैंड रेवेन्यू को, एबोलिश करो सोल्ट टैक्स को, नहीं माना जाता गांधी जी की डिमांड्स को। राइजिंग नेशनलिस्ट सेंटीमेंट देखने को मिलेंगे, साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट इस टाइम में देखने को मिलेगा इससे पहले, ठीक है, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बढ़ गई हैं, मास पॉलिटिकल एवेकनिंग हो रही है इंडिया के अंदर। अब देखो गांधी जी का जो मूवमेंट है स्टार्ट कैसे होता है, तो दांडी सोल्ट मार्च भी कहते हैं इसे, जो 12 मार्च को स्टार्ट करते हैं गांधी जी और 6 अप्रैल को दांडी के तट पर पहुंच जाते हैं 1930 में, और इसके अंदर ये 385 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं फ्रॉम साबरमती टू दांडी। इसके अंदर 78 वॉलंटियर्स होते हैं, 24 डेज इनको लगते हैं, ठीक है, पद यात्रा में, और सोल्ट लॉ को वो ब्रोकन करते हैं। और 6 अप्रैल सोल्ट लॉ को ब्रोकन कैसे करते हैं, भैया दांडी के तट पे जाते हैं और जो समुद्र के पानी निकाल कर उसको इवोपरेट करके सोल्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, फॉर द कंजम्पशन। तो कोस्टल सोल्ट सत्याग्रह ही बोला जाता है, ठीक है। इसे जो कोस्टल सोल्ट सत्याग्रह सिर्फ गांधी जी नहीं करते, इनको इनसे इन्फ्लुएंस हो गए सी राजा गोपालचारी तमिलनाडु के अंदर करते हैं, के कलप्पन मालाबार के अंदर करते हैं, और सोल्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है नेशन वाइड, ठीक है, ताकि लोगों को ब्रेक करा जाए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब यही है कि नॉन कोऑपरेशन करता था कि भैया अंग्रेजों को कोऑपरेट मत करो, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस के अंदर कोऑपरेट भी मत करो प्लस लोगों को ब्रोक भी कर दो, ठीक है, लोगों को ब्रेक भी करो, ठीक है, तोड़ो भी उसको, ठीक है, ये है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये ध्यान रखना, श्री राजा गोपालचारी तमिलनाडु के अंदर रेड कर रहे थे, के कलप्पन मालाबार के अंदर, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नो टैक्स कैंपेन चलता है, बरदौली सत्याग्रह का रिवाइवल होता है। बरदौली सत्याग्रह कौन चलाता है, ध्यान रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के अंदर, ठीक है। चंपारण एंड खेड़ा का खेड़ा जो है इंस्पायर्ड होते हैं, मतलब चंपारण और खेड़ा से इंस्पायर होता है कि मतलब चंपारण और खेड़ा के अंदर हमने कोई टैक्स नहीं दिया था, उससे एक्सपायर्ड होते हैं। लैंड रेवेन्यू का रिफ्यूजल होता है कि भाई हम लैंड रेवेन्यू नहीं देंगे। फॉरेन गुड्स का बाइकआउट होता है, पिकेटिंग होती है लिक्विड सोप्स की, बाइकआउट ऑफ द फॉरेन क्लॉथ्स, है ना, और प्रमोशन होता है खादी क्लॉथ्स का। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक्सटेंडेड करा जाता है, कैसे, डेजिग्नेशन करे जाते हैं लेजिस्लेचर से, बाइकआउट ऑफ कोर्ट्स एंड स्कूल्स होते हैं, सरेंडर ऑफ टाइटल्स होता है, फॉरेस्ट सत्याग्रह भी चलता है इस टाइम पे, ठीक है, ट्राइब लेड मूवमेंट्स, डिफेंस ऑफ द फॉरेस्ट लॉज, और मास पार्टिसिपेशन भी होती है इस टाइम पे। की लीडर्स और पार्टिसिपेंट्स आपको नाम याद रखने हैं मूवमेंट के अंदर, जैसे कि खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, इनको फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं, और खुद जिनको जो इनके समझ लो जो मूवमेंट के अंदर जो पार्टिसिपेट करते थे उनको ये खुदाई खत्म नंबर से बोलते थे, ठीक है। और ध्यान रखना इनको ये अफगानिस्तान के अंदर लीड कर रहे थे मूवमेंट को, है ना, अफगानिस्तान के अंदर नहीं, वो क्या कहते हैं उसे, क्या कौन सा है, बलूचिस्तान वाला एरिया, ठीक है, उसके अंदर कर रहे थे, ठीक है। चलो अब मूवमेंट के फेजेस देखोगे दोस्तों, तो गांधी लेड जो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस है उसको 60 सत्याग्रह गया बोला जाता है, मास पार्टिसिपेशन होती है, और गवर्नमेंट रिप्रेशन भी चलती है, मतलब
गवर्नमेंट को ना 60,000 प्लस अरेस्ट करने पड़ते हैं इस मूवमेंट को दबाने के लिए। वॉर एंड पुलिस एक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑर्डिनेंसेस पास करे जाते हैं टू सुप्रेस द मूवमेंट, ठीक है। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा ब्रिटिश रिप्रेशन मेजर्स, जैसे कि इमरजेंसी ऑर्डिनेंस पास होते हैं, जैसे स्पेशल पावर्स टू अरेस्ट, ठीक है। पुलिस की वायलेंस होती है, लाठी चार्ज होता है, फायरिंग होते है क्राउड्स के ऊपर, मास प्रोटेस्ट होते हैं, 1 लाख से पीपल जो है उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, इम्प्रिजन कर दिया जाता है, प्रॉपर्टी का कन्फिस्केशन होता है, प्रेस सेंसरशिप होती है, प्रेस को दबाया जाता है ना। वुमेन्स की पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगी, सरोजनी नायडू और कमला देवी है ना पार्टिसिपेट कर रही हैं। धरसाना सत्याग्रह देखने को मिलेगा, धरसाना के अंदर तो भैया ऐसा मतलब लाठीचार्ज करते हैं पुलिस वाले सत्याग्रह के ऊपर कि उनके उनके हेड पे लाठी मारते हैं, उनके सर पे लाठी मारते हैं और खून भी निकल रहा होता है, लेकिन कोई सा भी एक व्यक्ति भी ना अपने डिफेंस के लिए अपना हाथ भी नहीं आगे बढ़ाता, है ना। तो धरसाना सत्याग्रह के अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है। अनप्रेसिडेंटेड वुमेन इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगी, जैसे वुमेन्स रेवोल्यूशनरी रोल देखने को मिलेगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा सोल्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं वो। सरोजिनी नायडू धरसाना के अंदर में लीडरशिप को लीड करती हैं। मतंगनी हाजरे जो है भैया अपनी जान दे देती हैं मंगोल के अंदर इस मूवमेंट को चलाने के लिए। रानी गजेनू चलती है, नागा लीडर कहलाती हैं, ये नागा के अंदर मूवमेंट चला रही हैं। तो मास पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा आपको अक्रॉस द कास्ट एंड क्लासेस के अंदर इस मूवमेंट के अंदर, ठीक है। इंटरनेशनल कवरेज देखने को मिलेगा, वर्ल्ड मीडिया जो है इसको जो है कवरेज कर रही होती है। इसके अंदर मेन रिपोर्टर जो होता है वो होता है वेब मिलर, जो धरसाना मूवमेंट को भी दिखाता है ना। ग्लोबल सिंपैथी मिलती है, ठीक है, सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट के अंदर, ठीक है, गांधी जी को और आईएनसी को। तो इसी टाइम पे गांधी जी के बीच में हो जाता है गांधी इम्पैक्ट, जो मैंने आपको पढ़ाया था अभी 1931 के अंदर। इसके अंदर पॉलिटिकल ओपिनियन को रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है, जो कि नॉन वायलेंट थे, और सोल्ड मैन्युफैक्चरिंग को अलाउड कर दी जाती है फॉर पर्सनल कंजम्पशन के लिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर गांधी जी को एज सोल्ड रिप्रेजेंटेटिव बोल दिया जाता है कि गांधी जी जाएंगे भैया इंग्लैंड के अंदर, आईएनसी के सोल्ड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड भी करते हैं। ध्यान रखना, वो आईएनसी ने सिर्फ एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, वो है सेकंड, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड को किया ही नहीं था। फर्स्ट वाले में तो भैया डिमांड्स ही नहीं मानी गई थी, तो गांधी जी गए नहीं थे, इवन आईएनसी भी नहीं गए थे। सेकंड वाले में डिप्रेस क्लासेस को सेपरेट इलेक्ट्रोड देने की बात करी गई थी, तो गांधी जी नाराज होकर वापस आ जाते हैं और थर्ड वाले को भी बाइकआउट कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखने को मिल रहा है गांधी जी का रिवाइवल हो रहा है, ठीक है। गांधी जी का जो अरेस्ट होता है, गांधी मूवमेंट रिवाइवल होता है, तो गांधी जी का अरेस्ट जो है हो जाता है जनवरी 1932 के अंदर, क्योंकि भैया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से नाराज होकर आगे गांधी जी, और उन्होंने सेकेंड फेज का जो सिविल मूवमेंट है वो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और इस टाइम पे इंडिविजुअल सत्याग्रह चल रहे होते हैं, हर कोई अपना अपना सत्याग्रह स्टार्ट कर देता है। कॉम्युनल अवार्ड प्रोटेस्ट चलते हैं अगेंस्ट सेपरेट, गांधी जी जो है फास्ट रहते हैं अनटू द डेथ, पूना पैक्ट होता है उसके बाद 1932 के अंदर, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। फिर ग्रेजुअल वाइंडिंग होती है, मैंने बताया था कि भैया 1934 के अंदर अर्थक्वेक आता है बिहार के अंदर, गांधी जी सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखोगे तो जो सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट है वो देखने को मिलेगा आपको कि लार्जेस्ट मास मोबिलाइजेशन हुई है इन इंडियन हिस्ट्री, मेड इंडियन इंडिपेंडेंस इनएविटेबल, है ना, और एस्टेब्लिश करते हैं गांधी एज अ ग्लोबल आइकन ऑफ नॉन वायलेंस, और ट्रांसफॉर्म करते हैं इंडियन को इनटू नेशनल मूवमेंट, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं दोस्तों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब हम पढ़ेंगे थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, क्योंकि यही रह रहा था ना। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है आपका नवंबर से लेकर दिसंबर 1932 के अंदर, जिसके अंदर कॉमनल अवार्ड देने की बात होती है, ठीक है। अगस्त 1932 के अंदर सेपरेट इलेक्ट्रोड देने की बात होती है भैया फॉर मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, ठीक है, और सेपरेट इलेक्ट्रोड देने की बात होती है डिप्रेस क्लासेस को भी। बट होता क्या है, पूना पैक्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि गांधी जी भैया फास्ट रखते हैं अनटू द डेथ, तो गांधी और अम्बेडकर के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है। इसके अंदर बात होती है कि भैया रिजर्व सीट्स चाहिए इंस्टेड ऑफ सेपरेट रोड फॉर दलित्स, ठीक है। ये अम्बेडकर जी मान जाते हैं कि रिजर्व सीट ले लो इंस्टेड ऑफ दी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स। और इसके अंदर देखो ध्यान रखना आपको कि कोई कांग्रेस का पार्टिसिपेशन नहीं हुआ था, और फर्स्ट वाले में भी नहीं हुआ था, सेकंड में ओनली सेकंड में, और लिमिटेड इंडियन रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी, मोस्टली ब्रिटिश ऑफिसर थे और सम लिबरल इंडियंस भी थे इसके अंदर। की इशूज क्या देखने को मिलेंगे, तो इम्प्लीमेंटिंग जैसे कि कम्युनल अवार्ड, फेडरल एक्सचेंज डिटेल के अंदर डिस्कस नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क डिस्कस नहीं हुआ, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन डिस्कस नहीं हुआ प्रॉपरली। आउटकम्स क्या देखने को मिलेगा, वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, फाउंडेशन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कम्युनल डिवीजन देखने को मिलेगा कि वो अभी भी इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है, अंग्रेज, ताकि डिवाइडर रूल हो सके।
लिमिटेड अचीवमेंट है, जैसे कि सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस के अंदर भैया देखा हुआ लगेगा कि लिमिटेड अचीवमेंट हुआ है। फेडरल स्कीम आउटलाइन तो कर दी, लेकिन डिटेल में स्ट्रक्चर नहीं हुआ। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को डिटेल में यहाँ पर डिस्कस नहीं करा गया। ठीक है, अब देखो दोस्तों, हमने ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंप्लीट कर दिया है अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ेंगे, क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो एक्ट आता है आपका, ठीक है, जो कॉन्फ्रेंस के अंदर बातचीत होती है कि ये सब चीज़ें हमें लेकर आना है, अमेंडमेंट लेकर आना ही है, तो वो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आपको दिखने को मिलेगा प्रोविजंस, ठीक है, अभी के कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सबसे ज़्यादा जो प्रोविजन देखने को मिलेंगे वो इसी एक्ट से लिए गए हैं। ठीक है, इसी एक्ट से बोरो करे गए हैं। तो ये वाला एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, और आपके समझने के लिए भी दोस्तों। तो इस वाले एक्ट को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे, डिटेल के अंदर पूरा समझाऊंगा इसे, और उसके आगे की हिस्ट्री भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे 1947 तक, ठीक है, जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल जाती। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, बाय।